हेलो फ्रेंड्स, नॉवेल सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। नॉवेल एक्सप्लेन प्रीमियम से जुड़े। केवल 70 रुपये प्रति माह। हर सप्ताह 2 नए उपन्यास या उपन्यास ऑन डिमांड अपलोड किया जाता है। WTR लैब। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण। एक अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट। 0.07%। एक अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट। AI मॉडल जैमिनी -2.0/0001। 3221। 3222। समुद्र तट पर एक हट्टा-कट्टा युवक अपने आकार से 10 गुना बड़ा डंबल उठा रहा था। प्रत्येक झूले से तेज हवा के झोंके निकलते थे जो जोर से सरसराहट करते थे। और यह युवक दिन के अधिकांश समय यही काम करता रहा। उसकी तराशी हुई मांसपेशियों से पसीना बहकर जमीन पर आ गया। 1 मीटर 95 की ऊंचाई और मजबूत मांसपेशियों के साथ यह कल्पना करना कठिन था कि यह युवक केवल 18 वर्ष का था। 4000 टकराना। जैसे ही युवक ने 5000वीं बार डंबल घुमाया, उसकी भुजाएं टिक नहीं सकीं और उसके हाथ में पकड़ा डंबल जमीन पर गिर गया। मैं थक गया हूं। युवक हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां हल्की सी कांप उठी। मैंने कल की तुलना में 300 बार अधिक झूला झूला। युवक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। आपको यह जानना होगा कि यह डंबल उसके आकार से 10 गुना अधिक था और फिर भी वह इसे आसानी से 5000 बार घुमा सकता था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह सही है कि वह युवक एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां सैन्य शक्ति का सम्मान किया जाता था। और ये दुनिया उस युवक के लिए बहुत परिचित थी। ये वन पीस एनीमे था जिसे वह अपने पिछले जन्म में बचपन से देखता आ रहा था। वह वास्तव में वन पीस की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था, क्योंकि जब वह 13 वर्ष का था तो उसने अखबार में रॉक्स पायरेट्स का नाम देखा था। और वर्तमान समय रेखा केवल समुद्री कैलेंडर 1480 थी। लफी के रवाना होने में अभी भी 40 वर्ष से अधिक का समय था। जब चार्लोट को यह खबर पता चली तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। जिसने भी वन पीस देखा है वह जानता है कि यह दुनिया मित्रवत नहीं है और किसी भी दिन आप पर समुद्री डाकुओं का आक्रमण हो सकता है। यद्यपि इस समय समुद्री लुटेरों की संख्या बाद की पीढ़ियों की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि एक दिन समुद्री लुटेरों का गिरोह नहीं आएगा। चार्लोट को और भी अधिक परेशानी इस बात से हुई कि उनका स्थान ग्रैंड लाइन के उत्तरार्ध में था, जिसे बाद की पीढ़ियों ने नई दुनिया के नाम से जाना। इससे चार्लोट और भी अधिक भयभीत हो गई। 13 साल के बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेने से चार्लोट, जो पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी थी, घबरा गई और फिर उसे पता चला कि वह नई दुनिया में थी। इससे चार्लोट की संकट की भावना फूट पड़ी। सौभाग्यवश थोड़ी देर तक घबराने के बाद चार्लोट शांत हो गई। एक पूर्व भाड़े के सैनिक के रूप में हालांकि उन्हें लगा कि यह सब बहुत विचित्र था, उन्होंने अनिच्छा से इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वह भाड़े का सैनिक क्यों था, यह थोड़ा विचित्र था। अपने पिछले जीवन में उसने सुना था कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक भाड़े के सैनिक के रूप में मध्य पूर्व में जाने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या उसके दिमाग में कोई विचार आया था या कुछ और। एक दोस्त द्वारा परिचय कराए जाने के बाद वह एक भाड़े के सैनिक दल में शामिल हो गया। उसके बाद से उन्होंने अपना भाड़े का करियर शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, यदि आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो आपके पैर गीले हो ही जाएंगे। लिटिल ब्लैकी के साथ लड़ाई के दौरान एक समय उसके पास एक तरबूज ग्रेनेड दिखाई दिया। किसी को नहीं पता था कि इसे किसने फेंका। वह तुरंत ही फट गया। चार्लोट को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा है और फिर वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह इस संसार में आ चुका था और यह मूल मालिक भी बदकिस्मत था। जब वह 13 साल का था, वह समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था और एक लहर उसे समुद्र में बहा ले गई और चट्टान पर जोर से पटक दिया गया और वह बेहोश हो गया। उसने मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर लिया। वह जिस द्वीप पर था वह बहुत छोटा था। पूरे द्वीप में सिर्फ 1000 से ज्यादा लोग थे। बस एक छोटा सा शहर था। यह नई दुनिया के पहले हिस्से में स्थित था और वहां बहुत ज्यादा समुद्री डाकू नहीं थे, क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर नौसेना की जियाट शाखा थी। यद्यपि यह वह शाखा नहीं थी जिससे बाद की पीढ़ियां परिचित थीं, फिर भी इससे चार्लोट को, जो केवल 13 वर्ष की थी, कुछ सुरक्षा का एहसास हुआ। अपने आसपास के माहौल को समझने के बाद चार्लोट को धीरे धीरे पिछले जन्म में वन पीस देखने की यादें याद आने लगी। लेकिन इस स्मरण ने चार्लोट को आश्चर्यचकित कर दिया। आपको ये जानना होगा कि यद्यपि वह बचपन से ही वन पीस देखता था, लेकिन जब वह भाड़े का सिपाही था तो उसके पास इसे देखने के लिए अधिक समय नहीं था और वह पिछला कथानक लगभग भूल चुका था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब वह इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकेंगे। इससे चार्लोट उत्साहित हो गई। इन यादों के साथ जब तक वह थोड़ा सतर्क रहेगा, यह उसके लिए अंत तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक चार्लोट सतर्क नहीं रहना चाहती थी। वह भी जोखिम उठाना चाहता था और वह भी इस दुनिया में अपना नाम छोड़ना चाहता था। यथास्थिति से संतुष्ट रहना चार्लोट का चरित्र नहीं था। इस जीवन में उनका नाम रॉकफेलर चार्लोट था। उनका जन्म समुद्री कैलेंडर 1463 में हुआ था। ये जानने के बाद कि यह वन पीस की दुनिया है, चार्लोट ने योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। चार्लोट, जिसने वन पीस देखी थी, जानती थी कि यह दुनिया बहुत खतरनाक है। खासकर जब महान समुद्री डाकू युग शुरू हुआ तो यह और भी खतरनाक था और समुद्र में समुद्री डाकू समुद्र में चींटियों की तरह असंख्य थे। वह एक दिन उलझन में मरना नहीं चाहता था। एक शानदार जीवन जीने के लिए चार्लोट ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। वह वन पीस की खेती प्रणाली को जानता था। तलवारबाजी, शारीरिक कौशल, 3 रंग की हकी, शैतान फल, बंदूक चलाने की कला। सभी लोग मजबूत बन सकते हैं। चार्लोट भी अपने अगले रास्ते पर गंभीरता से विचार कर रही थी। एक पूर्व भाड़े के सैनिक के रूप में उन्होंने सबसे पहले बंदूक चलाने के बारे में सोचा, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसके पास बंदूक भी नहीं थी। और इस दुनिया में बंदूकें वास्तव में फ्लिंटलॉक बंदूकें थीं और चार्लोट ने तुरंत इस विचार को खत्म कर दिया। उन्होंने अन्य तरीकों पर भी विचार किया। शैतान फल। चार्लोट ने सीधे इसे पारित कर दिया। मूल मालिक ने उसके लिए कोई शैतानी फल नहीं छोड़ा, फिर उसे शैतानी फल कहां से मिले। 3 रंग की हकी। उनकी 13 वर्षीय काया आर्मामेंट हकी के लिए पर्याप्त नहीं थी। अवलोकन हकी का अभ्यास किया जा सकता है। विजेता की हकी। 10 लाख लोगों में से एक के पास कॉन्करर की हकी होती है और उसे नहीं पता था कि उसके पास ये योग्यता है या नहीं। इन 3 प्रणालियों को बाहर करने के बाद केवल तलवारबाजी और शारीरिक कौशल ही बचे। चार्लोट को अभी भी इनके बारे में कुछ पता था। वह इसकी कोशिश कर सकता है। गोल करने के बाद चार्लोट ने अपने लिए इसे व्यवस्थित कर लिया। उनका पहला लक्ष्य शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण देना था और उसका संदर्भ वस्तु जोरो था। एनीमे में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि जोरो कैसे प्रशिक्षित होता था। जैसे निचले अंगों का विस्फोटक शक्ति प्रशिक्षण, डंबल उठाकर कूदना। ऊपरी अंग विस्फोटक शक्ति प्रशिक्षण, दोनों हाथों से डंबल को झुलाना।
और इसी तरह भाड़े के सैनिकों के रूप में उनकी प्रशिक्षण विधियों के अलावा शारीरिक कौशल और काया को प्रशिक्षित करना भी बहुत ही क्रियाशील था। जहां तक तलवारबाजी का सवाल है, चार्लोट के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन उसे केवल ये जानना था कि तलवार कैसे चलाई जाती है। उसे विश्वास नहीं था कि वह हर समय चाकू घुमाकर किसी को प्रशिक्षित नहीं कर सकता। जोरो के संदर्भ से चार्लोट को बहुत दृढ़ संकल्प मिला। उसे विश्वास नहीं था कि वह एक ट्रांसमिग्रेंट इससे भी बदतर हो सकता है। इन विचारों के बाद चार्लोट 2 दिनों तक अपने फूस के घर में लेटे रहे, अपनी चोटों को ठीक किया और फिर प्रशिक्षण शुरू किया। चार्लोट को स्वयं भी यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। वह केवल 2 दिनों में बिस्तर से उठकर उछल-कूद करने लगे। आपको ये जानना होगा कि जब उसे समुद्र तट से बचाया गया था, तो उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। कुछ बार मांस खाने के बाद वह 2 दिन में चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इससे उसे यह समझ में आ गया कि उसका शरीर सरल नहीं है, और वह ये भी समझता था कि वह किस प्रकार का मांस खा रहा है। ये सी किंग ही था जिसने वन पीस की शुरुआत में शैंक्स का बायां हाथ काट लिया था। ये समुद्री राजाओं का था। इससे चार्लोट को ताकतवर बनने का एक और तरीका सूझा, वह था खाना। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8 WTR लैब। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण # 1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट 0.07% #2 अध्याय 2 जंगली भेड़िया गिरोह। AI मॉडल जेमिनी -2.0/0001। सी किंग्स का मांस खाने से भी आप मजबूत बन सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मजबूत लोग बहुत ज्यादा खा सकते हैं। हालांकि सी किंग्स का शिकार करना आसान नहीं है। अपने 13 साल के शरीर के साथ वह सी किंग को हरा नहीं सकता। सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशिक्षण देना है। एक बार जब उसके पास खुद की रक्षा करने की शक्ति आ जाएगी, तो वह समुद्री राजाओं का शिकार करने के लिए समुद्र में जा सकता है। वह द्वीप जहां चार्लोट स्थित है बहुत छोटा है। केवल बंदरगाह क्षेत्र की समतल भूमि ही रहने योग्य है, जिसमें 1000 से अधिक लोग रहते हैं। बंदरगाह के पीछे पहाड़ हैं, जो द्वीप के 90% हिस्से पर फैले हैं और निर्जन हैं। ये चार्लोट के लिए खेती और शिकार करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अनाथ होने के कारण चार्लोट को जन्म से ही यह नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। वह शहर के मुखिया के परिवार से मिलने वाली सहायता राशि पर निर्भर रहता था, लेकिन जीवन बहुत कठिन था। अन्यथा मूल मालिक ने समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा होता। बस इस बार वह बदकिस्मत था और लहरों में बह गया। फूस की झोपड़ी से बाहर निकलकर चार्लोट बिना पीछे देखे लकड़ी काटने वाले चाकू के साथ विशाल पहाड़ों में प्रवेश कर गई। अब से उसने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया है, इस पर्वत का विजेता बनना। पहले तो जब उसे प्यास लगती तो वह पहाड़ी झरने का पानी पीता, और जब उसे भूख लगती तो वह तरह तरह के फल खाता, और कई बार तो वह जहरीले फल खाने ही वाला था। लेकिन इस समय उसका दिमाग समय पर प्रतिक्रिया करता था, जो कुछ हद तक स्पाइडरमैन की पिछली जिंदगी की भावना जैसा था। लेकिन इस दुनिया में आना भविष्य की भविष्यवाणी करना है। अपनी खतरे की भावना पर भरोसा करते हुए चार्लोट ने पहाड़ों में एक आत्मनिर्भर जीवन जिया, भले ही वह पानी में मछली की तरह न रहा हो। समय समय पर वह भोजन की तलाश में शिकार करने के लिए कुछ जाल तैयार करता था। वह समय समय पर हथियारों वगैरह के बदले फर का आदान प्रदान करने के लिए पहाड़ से नीचे भी जाता था। प्रशिक्षण के इस वर्ष में चार्लोट को अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह सचमुच खुद को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकता था। हर सुबह जब वह उठता तो उसे महसूस होता कि वह कल की तुलना में अधिक मजबूत है, और उसका शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं है, जहां उसे लहरों से उलट दिया जा सकता था। सबसे स्पष्ट एहसास यह है कि वह पहाड़ पर जंगली सुअरों से सीधे मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा जब भी वह घायल होता था तो अगले दिन वह ठीक हो जाता था, बशर्ते वह भरपूर भोजन करता था। इससे चार्लोट को वन पीस की दुनिया की विकृति का एहसास हुआ। वैज्ञानिक प्रशिक्षण का यह वर्ष अब चार्लोट की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने पाया कि साधारण पुशअप्स और दौड़ना अब ज्यादा उपयोगी नहीं रह गया था, तथा यदि वे पूरे दिन पुशअप्स भी करते रहे तो भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी। उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह इस वर्ष शिकार से एकत्रित कीमती जानवरों की खालों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। बंदरगाह बाजार में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लगभग 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा अपने से भी ऊंचा सामान पकड़े हुए था, और आसपास के लोग तितर-बितर हो गए। क्या ये चार्लोट नहीं है? क्या वह गायब नहीं हो गई है? कुछ लोग जो उसे पहले से जानते थे आश्चर्यचकित होने लगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था। चार्लोट 1 साल तक पहाड़ों में ही रहा, और वह बहुत कम बार नीचे आया, केवल कुछ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए वापस गया, और शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाया। यहाँ तक कि शहर का मुखिया भी उसे ढूंढने में सक्षम नहीं हो सकेगा। चार्लोट को बंदरगाह में एक विशिष्ट स्थान पर उदासीनता से रुकते हुए, फिर एक कंबल बिछाकर फर नीचे रखकर चुपचाप जमीन पर बैठकर खरीदारों की प्रतीक्षा करते हुए देखना। आसपास के लोग उमड़ पड़े, चार्लोट को इशारा करते हुए देखना, जिससे चार्लोट बहुत नाराज हो गई। खरीदो या नहीं? अगर नहीं खरीदोगे तो निकल जाओ, मेरे कारोबार में बाधा मत डालो। चार्लोट भीड़ पर दहाड़ी। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ तुरंत शांत हो गई, और हर कोई बेवकूफ की नजरों से चार्लोट को देख रहा था। इससे चार्लोट और भी चिड़चिड़ी हो गई। बच्चे, यहाँ दुकान लगाने से पहले तुम ये भी नहीं पूछते कि यह किसका इलाका है? जब चार्लोट फर लेकर जा रही थी, तभी से लोगों का एक समूह चार्लोट पर नजर गड़ाए हुए था। ये वाइल्ड वुल्फ गैंग का बॉस है। जब सभी लोगों ने जंगली भेड़िया गिरोह को देखा तो वे तितर-बितर हो गए और रास्ता बना लिया। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। वाइल्ड वुल्फ गैंग के 4-5 गुंडे बदमाशों ने आसपास के लोगों को तितर-बितर कर दिया और एक रास्ता खोल दिया, जिसमें से एक हट्टा-कट्टा आदमी बाहर आया, जिसके गले में सोने की बड़ी चेन थी, मुंह में सोने का बड़ा दांत था और कुछ खुरदुरा सा दिख रहा था। चार्लोट ये सब देखकर भौंचक्की रह गई और थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मात्र 1000 लोगों वाले छोटे से शहर में गिरोह होंगे। लेकिन चार्लोट डरी नहीं। बच्चे, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ स्टॉल लगाने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन मनी देनी होगी? वाइल्ड वुल्फ गैंग का बॉस चार्लोट के पास गया और चार्लोट को नीचे देखते हुए अपने हाथ में लिए हुए चार्लोट के कंबल के फर को उल्टने लगा। यो, ये फर असामान्य है, इसमें कोई घाव नहीं है। वाइल्ड वुल्फ गैंग के बॉस ने अचानक 2 फर निकाल लिए, जो लोमड़ी के फर जैसे दिख रहे थे। बुरा नहीं है, ये 2 फर आपकी सुरक्षा राशि होगी। वाइल्ड वुल्फ गैंग के बॉस ने अपना हाथ वापस लेने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन चार्लोट ने अपनी तीव्र निगाहों और हाथों से वाइल्ड वुल्फ गैंग के बॉस की कलाई पकड़ ली और उसे निर्दयी निगाहों से देखने लगी। वाइल्ड वुल्फ गैंग के बॉस ने अपनी कलाई को पकड़ने वाले छोटे हाथ को देखा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और तुरंत एक निर्दयी भाव से चार्लोट को देखा। पैसे दो, 20,000 बैरीज के लिए 2 फर, चार्लोट ने हल्के से कहा।
अचानक पैसे दो, ये दो अपरिचित शब्द सुनकर वाइल्ड वुल्फ गैंग का बॉस हंसा, बहुत जोर से हंसा, अपना सिर ऊपर उठाकर हंसा। उसके बगल में बैठे छोटे भाई बॉस को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और पता नहीं क्यों लेकिन वे भी हंसने लगे। हा 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 हा, पैसे दोगे? मैंने, बेस ने अपने जीवन में कभी भी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, बेस ने कहा और चार्लोट का हाथ झटक दिया। पहले तो लगा कि यह बच्चा खुद ही उछलकर दूर चला जाएगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो। चार्लोट खड़ी हुई, बेस की कलाई पकड़ ली और बोली। बेस ये देखकर 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन चार्लोट ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, वह वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। वह अपने दाहिने हाथ से खंजर निकालने ही वाला था। चार्लोट ने बल लगाया और बेस लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। गति बहुत तेज थी और यहाँ तक कि बेस ने भी जमीन पर दबने से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मालिक, उसके बगल में बैठे छोटे भाइयों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपने खंजर और डंडे निकाले और चार्लोट की ओर दौड़े। कमीने, मुझे जाने दो, तुम मर गए, तुम मर गए। बेस, जो चार्लोट के पैरों तले को चली जा रही थी, वह बेचैनी से छटपटा रही थी, चार्लोट के नियंत्रण से छूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चार्लोट के पैर बेस पर चिमटे की तरह मजबूती से जमे हुए थे, जिससे बेस का कोई भी प्रतिरोध बेकार हो गया। ये खत्म हो गया, ये बच्चा मर चुका है। उसने वाइल्ड वुल्फ गैंग को नाराज कर दिया है और इस छोटे से शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे हर कोई इस बच्चे के लिए तरस रहा था। चार्लोट ने एक पैर से बेस पर कदम रखा और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाकर उन गुंडों को अपनी ओर आते देखा। एक मामूली से साइड स्टेप, 3 घूंसे और 2 लातें मारकर 5 लोगों को गिरा दिया गया। आउच, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। 5 लोग जमीन पर पड़े रो रहे थे। इस दृश्य ने बेस को चार्लोट के पैरों तले दबा दिया। इससे आसपास के दर्शक भी दंग रह गए। ये चार्लोट की हरकतों से हर कोई भयभीत था। 3 घूंसे और 2 लातें मारकर सभी को गिरा दिया, ऐसा लगा जैसे उसने कोई बल प्रयोग ही नहीं किया था। चार्लोट ने सबके आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि नीचे बैठ गई, बेस के गले में लटके सोने के हार को तोड़ दिया और उसकी उंगली से रत्न की अंगूठी भी तोड़ ली। तभी एक और मुक्का बेस के मुंह पर लगा, तुरंत ही बेस को चीखने चिल्लाने की पीड़ा में डाल दिया। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, अध्याय 2 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, #1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट 0.07% #3 अध्याय 3 पहली लड़ाई। AI मॉडल जेमिनी -2.0/001। दांतों के बड़े बड़े टुकड़े गिर गए। जियालू ने बेस को अनदेखा कर दिया, जो जमीन पर कराह रही थी, और इसके बजाय खून से सने सोने के दांत उठा लिए। इस समय उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, बहुत ही कम पैसे थे। वो बेस ने अपने खून से सने मुंह को अपने हाथों से ढक लिया और शियालू की हरकतों को पीड़ा भरे भाव से देखने लगा। समूह को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद उसने बेस को उसके पैरों पर लात मारी। बेस तुरंत बाहर उड़ गया और अपने अधीनस्थों के समूह के साथ लेट गया। चले जाओ, मुझे फिर कभी मत देखना, जियालुओं की आवाज आई, जिससे आसपास के लोग डरकर पीछे हट गए। यहां तक कि वे कुछ अधीनस्थ भी उठे और अपने बॉस को उठाकर पीछे की ओर भाग गए। ये दृश्य देखकर जियालुओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। वाह, जियालुओ का मूड थोड़ा बेहतर था। आखिरकार वह 1 साल से पहाड़ों में चुप था। इस साल उसने ज्यादा बात नहीं की थी। हालांकि वह अकेलापन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद को दबा नहीं रहा था। दुकान पर वापस आकर उसने फर को व्यवस्थित किया और खरीदारों का इंतजार करने लगा। सौभाग्यवश अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें फर बहुत पसंद था और वे सबसे कीमती फर बिक चुके थे। 400,000 बैरीज की कमाई। जहां तक बचे हुए फर की बात है, वे सभी अपेक्षाकृत बेकार थे। जियालुओ ने देखा कि देर हो रही थी और उसे कुछ चीजें खरीदने की जरूरत थी। फर्स्ट पैक करने के बाद वह लोहार की दुकान की ओर चला गया। बॉस, मैं लोहे के औजार बनाना चाहता हूँ, जियालुओ ने लोहार की दुकान के अंदर की ओर चिल्लाया। आ रहा हूँ। ग्राहक को क्या चाहिए? एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया, उसके हाथ में अभी भी एक बड़ा लोहे का हथौड़ा था। ये रही डिजाइन ड्राइंग, बस इसके अनुसार ही काम करो। आप सामान कब तक डिलीवर कर सकते हैं? जियालुओ ने पहले से तैयार किए गए चित्र लोहार को सौंप दिए। लोहार ने चित्र खोला और उसे देखा और भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि अंदर जो चीजें गढ़ी जानी थी वे बहुत ही अजीब थी, न कि वे कृषि उपकरण और तलवारें जिन्हें वह आमतौर पर गढ़ता था। छोटे भाई, जो चीजें आप बनाना चाहते हैं वे थोड़ी कठिन हैं और मेरे पास ज्यादा सामग्री नहीं है। मुझे डर है कि इसमें बाद में समय लगेगा, शायद 1 महीने। क्या 1 महीना? जियालुओ ने भौहें सिकोड़ी। इस तरह, पहले आप ये कुछ टुकड़े बनाइए, फिर मैं बाकी हिस्सों को बनाने के लिए दूसरी दुकानें ढूंढ लूंगा। जियालुओ के पास 1 महीने, अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक इंतजार करने का समय नहीं था। ठीक है, लोहार की दुकान के मालिक ने कुछ नहीं कहा और तुरंत सहमत हो गया। इसके बाद जियालुओ ने जमा राशि का भुगतान किया और अगली लोहार की दुकान की ओर चल दिया। इस छोटे से शहर में केवल 3 लोग थे और जियालू ने उनमें से प्रत्येक को कुछ के लिए जिम्मेदार होने के लिए कहा और वह 1 सप्ताह में सामान प्राप्त कर सकता था। ऑर्डर देने के बाद जियालुओ उस झोपड़ी की ओर चला गया जिसमें वह 1 साल से नहीं रहा था। वह जिस स्थान पर रहता था वह बहुत ही दूरस्थ था, मूलतः बंदरगाह से बहुत दूर। उस जीर्ण शीर्ण फूस की झोपड़ी को देखते हुए, जिसमें 1 साल से कोई नहीं रहता था, जियालुओ के पास उसमें रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे क्या ये पहाड़ों में रहने से भी बदतर हो सकता है? बिस्तर पर लेटे लेटे जियालुओ को गहरी नींद आने लगी। बॉस, हम क्या करें? इस बार हमने बहुत ज्यादा इज्जत खो दी है। अगर हम उस बच्चे को कुछ रंग नहीं दिखाते तो क्या हमारे वाइल्ड वुल्फ गैंग को अभी इज्जत की जरूरत है? एक आलीशान आवास में, जो कि बहुत बड़ा था, 4 या 5 चोटिल और सूजे हुए अधीनस्थ एक तरफ खड़े थे। सोफे पर जंगली भेड़िया गिरोह का बॉस बैठा था। टकराना। वह बच्चा मर चुका है, मैंने कहा, भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। बेस का चेहरा टेढ़ा हो गया था और बोलते समय उसके दांतों से हवा निकल रही थी। क्या तुम्हें पता चला कि वह कौन है? बेस ने अपने बगल में बैठे अधीनस्थ की ओर देखा और पूछा। मिल गया। दूसरा पक्ष अनाथ है, शहर के पश्चिमी हिस्से में एक फूस की झोपड़ी में रहता है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका पता लगाना मुश्किल नहीं है। ये सुनने के बाद बेस खड़ी हुई, काउंटर पर गई, एक दराज निकाला और एक नाजुक हैंडगन निकाली। आज रात मैं उसकी जान ले लूंगा, मेरे पीछे आओ। बेस ने अपने 4 या 5 साथियों और एक नाजुक पिस्तौल को लिया और पश्चिम की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में बेस लोगों को उस जीर्ण शीर्ण फूस के घर के पास ले गया।
टपकते फूस के घर को देखकर वह बस इतना देख सकता था कि चांदनी में जियालू अंदर गहरी नींद में सो रहा था। बेस के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। ये तो सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। फूस के घर से 20 मीटर दूर बेस ने अपने हाथ में बंदूक उठाई और जियालुओं पर निशाना साधा। बिना किसी झिझक के टकराना, गोली चल गई। सो रहे जियालुओं को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसके दिमाग में उसके अपने मस्तिष्क के फटने का दृश्य उभर आया। उसने सहजता से अपना सिर झुका लिया। गोली उसके सिर को छूती हुई निकल गई। जियालुओं को तुरंत ही ठंडे पसीने में चौंका दिया। कौन? फूस के घर से दहाड़ने की आवाज आई। जियालुओं तुरंत दरवाजे से बाहर भागा और बेस को देखा। बेस एक मूर्ख की तरह दिख रही थी। वह घर से बाहर भागते हुए जियालू को घूर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से जियालुओं के मस्तिष्क पर निशाना साधा। उसने महत्वपूर्ण क्षण में अपना सिर क्यों झुकाया? बेस को देखने के बाद जियालुओं को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था और फिर उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। कमीने, मैंने दिन में तो तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन तुम रात में मेरी हत्या करने की हिम्मत करके मौत को दावत दे रहे हो। जियालुओ दहाड़ते हुए बेस की ओर बढ़ा, अपनी पूरी ताकत से बेस की छाती पर वार किया, सीधे उसकी छाती को छेद दिया। जियालुओ का हाथ बेस की पीठ से होकर गुजरा। बेस के पीछे खड़े लोग बुरी तरह डर गए। हे, बेस बोलना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे और वह कुछ नहीं बोल पाया। उसने 2 सेकंड तक जोर दिया, अपना सिर झुकाया और मर गया। जियालुओ ने अपना खून से सना हाथ बाहर निकाला और चिल्लाया, थोड़ा घिनौना। फिर उसने दूसरों की ओर देखा। जो लोग पीछे आए वे सभी डर गए, लेकिन कुछ चतुर लोग पीछे मुड़कर भाग गए। और ये सभी लोग जियालुओ की मुख्य चिंता थे। कुछ छलांगें लगाकर उनकी ओर दौड़े, भारी हाथों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन सभी को नीचे गिरा दिया। उनके टखने पकड़ लिए और उन्हें पीछे खींच लिया। लेकिन जब जियालू ने उनके शरीर को छुआ तो उसके मस्तिष्क में तुरंत 2 और मनोवैज्ञानिक गतिविधियां प्रकट हुई। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मैं मर चुकी हूं, मेरे कुछ प्रेमियों पर दया करो। लानत है, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हें मारना होगा। जियालुओ ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसे मारना चाहता था। वह अभी भी हताश होकर संघर्ष कर रहा था। जियालुओ ने अपना दिल कठोर कर लिया, रुक गया और उसे जाने दिया। जब वह अभी भी सोच रहा था कि उसने उसे क्यों जाने दिया, जियालू ने उसकी छाती की हड्डियों पर पैर रख दिया। दर्द से मर गया। उसके अगल बगल खड़े लोग कुछ देर के लिए डर के मारे कांप उठे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जियालुओ ने उसकी शक्ल सूरत को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह उसके अंदरूनी विचारों को क्यों जान पाएगा, लेकिन उसे भी कुछ पता था। तुम जंगली भेड़िया गिरोह से हो, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक का खजाना कहाँ है? जियालुओ ने पूछना शुरू किया। उसने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि वे खजाना निकाल लें, भले ही वह कम ही क्यों न हो। पैसेहीन जियालुओ की तुलना में 10,000 बेरीज भी उसकी यात्रा के लायक थी। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सिर पर पट्टी बंधे एक अधीनस्थ ने अपना हाथ उठाया। ठीक है, आप कहो। सर, बॉस नहीं। बेस का सारा वित्तीय सामान उसकी जागीर की तिजोरी में है, आप उसे कभी भी ले जा सकते हैं। उसकी बात पूरी होते ही जियालुओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछना शुरू कर दिया। क्या ये सच है? रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीकु की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V 1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, अध्याय 3 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, #1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट। 0.07% #4 अध्याय 4 भविष्य की भविष्यवाणी करना और मन को पढ़ना। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। इससे पहले कि नौकर जवाब दे पाता, जियालू को जवाब पता चल गया। फिर इस नौकर के सामने उसने तुरंत उन 3 नौकरों को मार डाला जो अभी भी हिचकिचा रहे थे। नौकर के चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए, जिससे वह तुरंत डरकर पीला पड़ गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उस आदमी को घुटनों के बल बैठे और दया की भीख मांगते हुए देखिए। उठो और मुझे अपने बॉस के घर ले चलो। जियालू ने एकमात्र जीवित बचे आदमी की ओर देखते हुए कहा। हाँ। जियालुओ की बातें सुनकर उस आदमी को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। जब तक उसमें मूल्य है वह नहीं मरेगा। उसने जल्दी से अपने आप को संभाला, कांपते हुए खड़ा हुआ और जियालू के लिए रास्ता बनाया। उसने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। दोनों जल्दी से वाइल्ड वुल्फ गैंग के मुख्यालय पहुंचे, जो बास का घर भी था। कुछ गुंडों की अनदेखी करते हुए वह अकेले ही अंदर चला गया। कोई उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। उसने उसे पीछे देखने का इशारा किया। परिणामस्वरूप उसने देखा कि वह अधीनस्थ जो अक्सर बॉस का पीछा करता था, खून से लथपथ कांपते हुए जियालुओ के पीछे चल रहा था। उसे देखते ही इस नौकर को तुरंत समझ आ गया कि उसका बॉस शायद चला गया है। आखिरकार उन्हें पता था कि बॉस क्या करने गया है। क्या ये यहाँ है? जियालुओ ने अपने सामने रखी तिजोरी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, ये यही है। खून से लथपथ नौकर ने कांपते हुए कहा। क्या आपके पास चाबी है? जियालुओ ने पूछा। नहीं, चाबी बास के पास है, हमें नहीं पता। यह जवाब सुनकर जियालुओ का माथा ठनका। वह तिजोरी के पास गया और तिजोरी की सामग्री को टटोला। जाओ इसे काटो, जियालुओ ने नौकर को निर्देश दिया। उसने इन गुंडों को वश में करने और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस तरह उसे स्वयं कठिन जीवन नहीं जीना पड़ेगा। हाँ। नौकर ने तुरंत सिर हिलाया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब से तुम मेरे लिए काम करोगे और जंगली भेड़िया गिरोह का प्रबंधन तुम्हें सौंप दिया जाएगा। मेरी सेवा करो, क्या तुम ये कर सकते हो? नौकर, जो अभी भी कांप रहा था, ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ। चिंता मत करो मालिक, मेरा नाम इवान है। मैं निश्चित रूप से आपके लिए इन लोगों का प्रबंधन करूंगा और वाइल्ड वुल्फ गैंग के सभी संसाधनों को आपकी सेवा में लगाऊंगा। इवान ने तुरंत अपनी वफादारी व्यक्त की। ठीक है, तुम नीचे जा सकते हो। अपना काम पूरा करने के बाद मेरे पास वापस आना। जियालुओ ने हाथ हिलाकर उसे नीचे जाने को कहा। सोफे पर बैठे बैठे जियालुओ उसमें डूब गया। जियालुओ को केवल मानसिक थकान महसूस हुई और वह सो गया। अगली सुबह जियालुओ ने नींद में अपनी आंखें खोली। वहां जो दृश्य दिखाई दिया वह ये था कि नौकरानी की पोशाक पहने कई नौकरानियां प्रसाधन सामग्री लेकर आ रही थी तथा शियालू को स्नान कराने के लिए सेवा दे रही थी। सबके चले जाने के बाद भ्रष्टाचार, जियालुओ ने सोफे पर लेटकर विलाप किया। आरामदायक सोफा, सुंदर नौकरानियां, ये सब उसकी इच्छाशक्ति को खत्म कर रहे थे। नहीं, मुझे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, मुझे और अधिक उग्र बनना होगा। जियालुओ अपनी मुट्ठियां लहराते हुए खड़ा हो गया। प्रांगण में पहुंचकर उसने देखा कि काले सूट पहने एक दर्जन गुंडे आंगन में खड़े हैं।
सुप्रभात मालिक। काले सूट पहने एक दर्जन गुंडे 60 डिग्री झुके हुए थे। जिया लुओ ने अपना हाथ हिलाया। उसे अपने अधीनस्थों की परवाह नहीं थी। उसने इवान को वाइल्ड वुल्फ गैंग का प्रबंधन करने दिया ताकि वह खुद को एक आरामदायक माहौल दे सके और खेती में मदद कर सके। जब वह 17 या 18 वर्ष का था तो वह साहसिक कार्य के लिए समुद्र में चला जाता था। फिर वह देखेगा कि वह समुद्री डाकू बनेगा या नौसेना। और इस अवधि के दौरान मैं खुद को प्रशिक्षित करना चाहता हूं और खुद को निखारना चाहता हूं। बॉस, वाइल्ड वुल्फ गैंग के सभी लोग यहाँ हैं और सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इवान ने पास आकर कहा, ठीक है, अब से तुम इन लोगों की जिम्मेदारी संभालोगे। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिया लू ने इवान से कहा। हाँ बॉस, इवान ने खुश होकर कहा। जिया लू को इस बात का डर नहीं था कि इवान के कुछ छिपे हुए इरादे होंगे। पूरी ताकत के सामने सारी शानदार चीजें सिर्फ एक कागजी शेर थी और वह एक मुक्का मारकर उन्हें उड़ा देगा। इसके अलावा उनके पास अवलोकन हकी भी थी। कल उसने अप्रत्याशित रूप से अवलोकन हकी को जगा दिया जिसकी जिया लू को उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उनका अवलोकन हकी खतरे की भविष्यवाणी कर सकता था जो भविष्य की भविष्यवाणी करने के समान नहीं था। और जब वह कल लोगों के संपर्क में आया तो वह वास्तव में उनके आंतरिक विचारों को सुन सकता था जो मन को पढ़ने के समान नहीं था। उनके अवलोकन हकी में वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करने और मन को पढ़ने की क्षमता थी। ये स्वर्ग जा रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अवलोकन हकी प्रतिभा इतनी मजबूत होगी। ऐसा होना चाहिए कि दो आत्माएं एक में विलीन हो गईं, जिससे उसकी धारणा बढ़ गई और उसकी इंद्रियां बहुत मजबूत हो गईं। परिणामस्वरूप जागृत अवलोकन हकी भी बहुत मजबूत था। ऐसा लगता है कि उसका शरीर सरल नहीं है। पहाड़ों में प्रशिक्षण के 1 वर्ष के बारे में सोचते हुए चाहे वह कितनी भी बुरी तरह से घायल क्यों न हो जाए, जब तक वह भरपेट खाता और सोता रहे वह अगले दिन कूद सकता था, जो अविश्वसनीय था। मैं अपनी प्रतिभा बर्बाद नहीं कर सकता। जिया लुओ ने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उपकरण तैयार नहीं थे, जिया लुओ केवल कुछ बुनियादी प्रशिक्षण ही कर सका। देखते ही देखते 1 सप्ताह से अधिक समय बीत गया। जिया लुओ फिर से पहाड़ों पर लौट आया। एक बर्बर व्यक्ति का जीवन शुरू किया। वाइल्ड वुल्फ गैंग के मामलों को इवान द्वारा संभाला जाता था और उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जिया लुओ तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने की जल्दी में नहीं था, लेकिन वह वजन उठाकर अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा था। शुरुआती 1 टन से उन्होंने धीरे धीरे इसे बढ़ाया। पहाड़ों के चारों ओर दौड़ते हुए पूरे दिन बिना आराम किए हताश होकर दौड़ते रहे। जिया लुओ को याद आया कि एनीमे में काप ने जाने से पहले 8 पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जिया लुओ ने भी इस लक्ष्य का पीछा किया और खुद से मांग की। हर दिन वह या तो वजन लेकर दौड़ रहा था या वजन लेकर कूद रहा था या एक हाथ से बड़े बड़े डंबल हिला रहा था। उसकी ताकत, पैर की ताकत और हाथ की ताकत को अलग अलग प्रशिक्षित करना। अपने शरीर को सभी पहलुओं में प्रशिक्षित करें। उस अत्यधिक पागलपन भरे प्रशिक्षण ने उन सभी को डरा दिया जो अभी भी जिया लुओ को देख रहे थे। जिया लुओ को अपने से 10 गुना बड़े पत्थर के साथ प्रशिक्षण लेते हुए देखना। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह छोटा सा शरीर इतनी बड़ी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। तब से कस्बे में लगभग सभी लोग जानते थे कि उनके कस्बे में एक राक्षस आ गया है। वह जिया लुओ था। ये और भी आगे फैल गया है और अधिक से अधिक भयावह होता जा रहा है। क्या तुमने सुना है? जिया लुओ हरक्यूलिस का पुनर्जन्म है। मेरा चचेरा भाई पहाड़ों में शिकार करने गया था और उसने गलती से जिया लुओ को अपने से 10 गुना बड़ा पत्थर उठाते और खेलते हुए दौड़ते हुए देखा। नहीं नहीं, ये स्पष्ट रूप से 20 गुना पत्थर कूदने जैसा है। बकवास। जिया लुओ नश्वर दुनिया में किसी देवता का वंशज होगा जिसके पास अर्धदेव की शक्ति होगी। जैसे जैसे अफवाहें अधिकाधिक भयावह होती गईं, वे धीरे धीरे कहानियों में बदल गईं। वहां से गुजरने वाले व्यापारियों ने यह खबर सुनी और इसे एक कहानी की तरह सुना और इसका प्रसार बहुत व्यापक था और यह आगे भी जारी रहा। मुझे डर है कि जिया लुओ को यह नहीं पता था कि उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में एक कहानी के नाम पर फैल गई थी। हाँ, जल्दी जल्दी खाना परोसो। जिया लुओ नौकरों पर दहाड़ा और उन नौकरों ने पहले से ही जिया लुओ के लिए भरपूर भोजन तैयार कर रखा था। जिया लुओ कुर्सी पर बैठ गया और व्यग्रतापूर्वक बर्तन अपने मुंह में डालने लगा। मेज पर रखा भुना हुआ मांस हड्डियों के साथ शियालू के पेट में समा गया, जिससे केवल एक खाली प्लेट ही बची। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 4 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट 0.07% #5 अध्याय 5 समुद्र पर रूप। AI मॉडल जेमिनी -2.0/001। बारबेक्यू की 1 दर्जन प्लेटों ने चार्लोट का पेट तुरंत भर दिया, लेकिन ये सब कुछ ही समय में पच गया। इस समय चार्लोट गर्म सफेद हवा छोड़ रही थी जो उसके सिर के ऊपर तैर रही थी। इवान, जो उसके बगल में अपना काम बता रहा था, अचंभित रह गया और उसकी आवाज अनायास ही कमजोर पड़ गई। दरअसल शार्लोट ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे वाइल्ड वुल्फ गैंग की परवाह नहीं थी, एक ऐसा संगठन जिसे टेबल पर नहीं रखा जा सकता था। उन्हें रखना सिर्फ उसके लिए बेहतर सेवा थी। नौकरानी के कई बार आने और जाने के बाद चार्लोट को अंततः पेट भरा हुआ महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर फिर से ताकत से भर गया। वह कुर्सी से उछला, 10 मीटर से अधिक ऊंचाई से और तीव्र गति से। चार्लोट ने एक ऐसे पेड़ पर मुक्का मारा जिसे 6 लोग गले लगा सकते थे। टकराना। एक ही मुक्का से चार्लोट की मुट्ठी से 100 मीटर लंबा पेड़ तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर कि बड़ा पेड़ गिरने वाला था और जिस स्थान पर वह गिर रहा था ठीक वही स्थान था जहां दासियां खड़ी थीं। दासियां सभी डर गईं। चार्लोट ने जब ये देखा तो वह फिर से उछला और एक लात से पेड़ को टेढ़ा कर दिया, जिससे पेड़ 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। टकराना। दूर से धूल का एक बादल आया। मुझे आश्चर्य है कि वन पीस की दुनिया में मेरी ताकत और विस्फोटक शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है। आखिरकार वन पीस में कोई स्तर विभाजन नहीं है, लेकिन पिछले जीवन में मंच पर नेटिजन्स ने खुद ही दायरे को विभाजित कर दिया था। विविध सैनिकों से क्रूर बल के साथ कर्नल कुछ चालों का उपयोग कर सकते हैं। कमोडोर 6 शैलियों में से 2 से अधिक में कुशल, रियर एडमिरल 6 शैलियों में से 4 से अधिक में कुशल और 2 रंग के प्रभुत्व में से किसी एक में, वाइस एडमिरल 2 रंग के प्रभुत्व में कुशल और पूरे शरीर को ढकने वाला। अर्ध एडमिरल इक्वल्स शिचिबुकाई लेस देन सम्राट, डिप्टी एडमिरल 4 सम्राट। हालांकि पिछले जीवन में नेटिजन्स ने इसे इस तरह से विभाजित किया था, लेकिन कुछ बहुत ही छोटी जगहें भी हैं, इसलिए इस दायरे के विभाजन का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। जो कोई इस पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। आखिरकार वाइस एडमिरल में एक राक्षस जैसा वाइस एडमिरल गार्प है और शिचिबुकाई में एक मोटा घरमोरिया भी है और हॉकाई में हॉक जो हर दिन 4 सम्राटों के साथ मुकाबला करता है।
संक्षेप में, इसमें कई अनुचित स्थान हैं, इसलिए इसका उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। अल्पविराम। 3 वर्ष और बीत गए। इन 3 वर्षों में चार्लोट पहाड़ों में नहीं रही। इस साल चार्लोट 17 साल की हो गई है। कई वर्षों तक शारीरिक कौशल का अभ्यास करने के बाद चार्लोट का शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है और उसकी उम्र ने उसे सीमित कर दिया है। लेकिन चार्लोट ने मजबूत बनने का रास्ता नहीं रोका, बल्कि समुद्र तट पर चली गई। तैरना सीखने के बाद चार्लोट हर दिन समुद्र में तलवार चलाने का अभ्यास करता था। उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे और उपन्यासों के नायक पानी में तलवार चलाने का अभ्यास करते थे। और चार्लोट को केंडो समझ में नहीं आता, लेकिन उसने जोरो को तलवारबाजी का अभ्यास करते भी देखा है। हालांकि यह बात भ्रमित करने वाली है, लेकिन चार्लोट को केवल सब कुछ काटने की ही याद है। इस विश्वास के साथ चार्लोट हर दिन समुद्र के किनारे या गहरे समुद्र में अपनी तलवार घुमाता है, हर दिन एक ही चाल दोहराता है, बस सब कुछ काटने की शक्ति तक पहुंचने के लिए। हाँ, चार्लोट तट पर चढ़ गया। उसके शरीर की पीड़ा और उसकी आत्मा के दबाव ने चार्लोट को शांत होने में असमर्थ कर दिया। हर बार तलवार चलाने का अभ्यास करने के बाद वह चिड़चिड़ा हो जाता और शांत नहीं हो पाता। समय यात्रा को 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में वह हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। उसका शरीर अपनी उम्र के शिखर पर पहुंच गया है और विकास धीमा होने लगा है। इससे चार्लोट बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अगर उसका शरीर धीमा हो जाता है तो वह तलवारबाजी का अभ्यास करेगा। नतीजतन 1 साल के अभ्यास के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि वह जोरो जितना ही मजबूत है जब वह पहली बार समुद्र में गया था। वह सब कुछ काट देने की भावना तक नहीं पहुंच पाता। यदि वह पत्थर पर चाकू से वार करता है तो पत्थर पर केवल एक हल्का निशान रह जाएगा और वह आगे बढ़ने की भावना नहीं रख सकेगा। बॉस, ये वही तलवार है जो आप चाहते हैं। चार्लोट को आते देख इवान ने तुरंत उसे एक तौलिया और तलवारों की एक टोकरी थमा दी। इसे चार्लोट ने इवान से अनुकूलित किया था। वह तलवारों का बहुत अभ्यास कर रहा है। वह लगभग हर कुछ दिनों में एक तलवार तोड़ देता है, इसलिए चार्लोट अपने आदमियों से हर कुछ दिनों में उसे तलवारें भेजने के लिए कहता है। और यह मामला इवान को सौंप दिया गया है और इवान इस समय इस शहर की जानकारी भी रिपोर्ट करेगा और समाचार पत्र प्रदान करेगा। क्या हाल ही में कुछ हुआ है? चार्लोट ने अखबार देखते हुए सहजता से पूछा। जैसे ही चार्लोट को अखबार मिला, उसने देखा कि रॉक्स पायरेट्स ने एक राज्य को नष्ट कर दिया था। उस पर इनाम देखकर चार्लोट की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे सभी पिछले जन्म के एनीमे के पात्र थे। सागर सकिल कैलेंडर 1479। रॉक्स डी गिबेक का इनाम 1.38 बिलियन बेली है। वह रॉक्स पायरेट्स का कप्तान है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। व्हाइटबर्ड एडवर्ड न्यूगेट रॉक्स पायरेट्स की पहली टीम का कप्तान ट्रेमर फ्रूट का उपयोग करता 840 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। गोल्डन लान शिकी दूसरी टीम का कप्तान फ्लोट फ्रूट का उपयोग करता 790 मिलियन बेली का इनाम रखता है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। तीसरी टीम की कप्तान सोल फ्रूट की उपयोग करता शार्लोट लिनलिन पर 570 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। चौथी टीम के कप्तान जॉन पर 360 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। पांचवीं टीम के कप्तान वांगजी पर 350 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। छठी टीम के कप्तान सिल्वर एक्स पर 330 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। सातवीं टीम के कप्तान कुरोजुमी हिगुराशी जो नकली फल का उपयोग करते हैं पर 120 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। ओ कप्तान कुरोजुमी सेमीमारू है जो बैरियर फ्रूट का उपयोग करते हैं, उन पर 110 मिलियन बेली का इनाम है। वह बहुत पापी है और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना मार दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षु कैडो 30 मिलियन बेली को केवल जीवित पकड़ने की अनुमति दी गई। यह अखबार ऐसे पात्रों से भरा पड़ा है जिनसे चार्लोट परिचित है। बॉस, हाल के वर्षों में समुद्री डाकुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और यह सब रॉक्स समुद्री डाकुओं के कारण हुआ है। वे ग्रेट रूट के दूसरे हिस्से में हैं, जहां हम हैं, जहां वे विश्व सरकार के सदस्य देशों और नौसेना की शाखाओं पर हर जगह आगजनी, हत्या, लूटपाट और हमला कर रहे हैं। वे हाइव द्वीप को केंद्र में रखकर हर जगह हमला कर रहे हैं। यहां तक कि नौसेना भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। ग्रेट रूट के दूसरे हिस्से की गहराई लगभग उनके द्वारा ही ले ली गई है। यदि नौसेना उन्हें नहीं रोकती है तो संभवतः हमारा द्वीप जहर से भर जाएगा। इवान ने चिंतित होकर कहा। उन्होंने जो कहा वह भी सच है। उनका द्वीप ग्रेट रूट के दूसरे हिस्से के मध्य और सामने स्थित है। हालांकि पास में नौसेना की G8 शाखा है, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल है कि समुद्री डाकू हमला नहीं करेंगे। चार्लोट ने जब ये सुना तो उसने अखबार इवान को लौटा दिया। ज्यादा चिंता मत करो, पास में ही नौसेना की शाखा है। किसी भी समुद्री डाकू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस नजदीकी शहर में उत्पात मचा सके। नीचे जाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। चार्लोट ने इवान की चिंताओं को जरा भी दिल पर न लेते हुए अपना हाथ हिला दिया। टकराना, बैंग बैंग बैंग, अचानक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। क्या चल रहा है? चार्लोट ने उस स्थान की ओर देखा जहां विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी। दूर बंदरगाह की ओर से धुएं का एक बादल आया। अच्छा नहीं है। दोनों के मन में एक ही समय में बुरे विचार आने लगे। जाओ जाओ और देखो। चार्लोट बंदरगाह की ओर भागी। दौड़ते समय उसने अपना अवलोकन हकी खोला और जांच करने लगा। तुरंत ही चार्लोट को केंद्र में रखकर चार्लोट के चारों ओर एक त्रिआयामी छवि चार्लोट के मन में उभरी। अच्छा नहीं, ये समुद्री डाकू हैं। चार्लोट ने अपने मन में बंदरगाह में 3 समुद्री डाकू जहाजों को आते देखा। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीकू की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, अध्याय 5 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, #1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट 0.07% #6 अध्याय 6 दबंग AI मॉडल जेमिनी -2.0/001। समुद्री डाकुओं के झंडे लगे 3 जहाज तट पर खड़े होकर बंदरगाह की ओर तोप के गोले दाग रहे थे। कप्तान, इस बार हम बहुत धन कमा सकते हैं। इस बंदरगाह पर कई व्यापारी जहाज खड़े हैं और उनमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। हमने जैकपॉट मार लिया है। सिर पर पट्टी बांधे और हाथ में चाकू लिए एक समुद्री डाकू ने बंदरगाह की ओर देखते हुए कहा। काका हा, मर्दो, जाओ इस शहर को लूट लो। कैप्टन की टोपी पहने एक बड़ा चाकू लिए एक समुद्री डाकू ने शहर की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया।
मार डालो, हमला करो, औरतें और खजाना सब मेरा है। तीनों जहाजों से समुद्री डाकू बंदरगाह की ओर बढ़े, प्रत्येक के चेहरे पर लालच और उत्तेजना का भाव था। इस बीच बंदरगाह में मौजूद लोग समुद्री डाकुओं को देखकर हताश होकर शहर की ओर भागने लगे, कुछ तो समुद्र में भी कूद पड़े। मदद करो, समुद्री डाकू उतर रहे हैं, भागो, अरे यार धक्का मत दो, मुझे जाने दो। भीड़ भरे बंदरगाह में अनगिनत चीखें और गालियां गूंज रही थीं। कई तोप के गोले उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए घरों पर गिरे, जिससे वे तुरंत आग की लपटों में घिर गए। दृश्य और भी अराजक हो गया। वाह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मदद के लिए चीख पुकार और बच्चों का चुपचाप खड़े रहना, इन सब की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। एक चीख गूंजी, सभी लोग उस ओर देखने लगे जहां से वह आया था। उन्होंने देखा कि एक गोदीकर्मी को समुद्री डाकुओं की तलवार से मार दिया गया। दौड़ना, जो लोग मूल रूप से बंदरगाह पर भीड़ लगाए हुए थे, वे अचानक पागल हो गए और हताश होकर आगे की ओर भागने लगे। बंदरगाह पर पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी, लोग हर जगह एक दूसरे को कुचल रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग कुचल कर मारे गए, हालांकि समुद्री डाकुओं ने केवल एक व्यक्ति को ही मारा था। हा कैप्टन, अब हमारी बारी है। पहले साथी ने बंदरगाह की ओर देखा जहां समुद्री डाकुओं ने जगह खाली कर दी थी और कहा, टकराना, अरे यार क्या तुम्हें ये कहना था। कप्तान ने पहले साथी को थप्पड़ मारा और फिर अहंकारी कदमों से नीचे चला गया। मैं एलेक्स जेसी हूं, मैन बेयर पायरेट्स का कप्तान, एक कुख्यात समुद्री डाकू जिस पर 45 मिलियन बैरिज का इनाम है। जो कोई भी जीवित रहना चाहता है अपना सारा खजाना सौंप दे। एलेक्स जेसी ऊंचे मंच पर गया और दहाड़ने लगा। उसकी आवाज ने तुरंत ही शोर को दबा दिया। सभी लोग 3 मीटर लंबे आदमी को भय से देखने लगे। चार्लोट, जो अभी अभी वहां पहुंची थी, ने ये शब्द सुने। 45 मिलियन बेरीज, चार्लोट ने खुद से कहा। इस समय बैरिज का मूल्य उतना कम नहीं था जितना 20 साल बाद होगा। अगर 40 साल बाद की बात करें तो एक कुख्यात समुद्री डाकू के लिए यह शायद 100 मिलियन बैरिज से ज्यादा होगा। वह वास्तव में उसके साथ व्यवहार करने में आश्वस्त नहीं था। ये देखकर कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए हैं, एलेक्स जेसी जोर से हंसने लगा। पुरुषों, शहर से सारा खजाना बाहर ले आओ, जो भी विरोध करने की हिम्मत करे उसे मार डालो। एलेक्स जेसी ने अपना हाथ हिलाया। शुल्क, चाकुओं और बंदूकों से लैस 100 से अधिक समुद्री डाकू शहर में घुस आए। चलो देखते हैं कौन हिम्मत करता है। चार्लोट अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने तुरंत छत से छलांग लगाई और सामने खड़े समुद्री लुटेरों को 2 घूंसे मारकर ढेर कर दिया। हम कौन है? आवाज सुनकर एलेक्स जेसी ने अचानक सामने आए किशोर की ओर देखा और फिर जोर से हंसने लगी। काका, हा, साले, तूने मुझे रोकने की हिम्मत की, जा अपनी मां का दूध पी। ये सुनकर अन्य समुद्री डाकू भी हंस पड़े। चार्लोट ने भौहें सिकोड़ी। बिना कुछ कहे वह उछलकर सबकी नजरों से ओझल हो गया। फिर एक झटके में वह 2 छोटे बच्चों के पीछे आ पहुंचा। धमाक धमाक 2 घूंसे। वाह, दोनों छोटे बच्चे तुरंत खून उगलने लगे और जमीन पर गिर पड़े। एलेक्स जेसी ने तुरंत भौहें सिकोड़ी, चार्लोट की ओर देखा और फिर क्रोधित हो गया। पुरुषों, उसे मेरे लिए मार डालो। एलेक्स जेसी ने अपनी 2 मीटर लंबी तलवार से चार्लोट की ओर इशारा किया। मार डालो, आक्रमण करो। 100 से अधिक समुद्री डाकू फ्लिंटलॉक बंदूकें और चाकू लेकर चार्लोट की ओर बढ़े। बैंग बैंग बैंग, गोलियां तेजी से चार्लोट की ओर चलीं। लेकिन चार्लोट के लिए, जिसके पास ऑब्जर्वेशन हकी थी, ये बहुत सरल था। तेजी से सिर हिलाकर और शरीर को हिलाकर एक के बाद एक गोलियों को चकमा दिया गया। एलेक्स जेसी ने यह देखकर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उसे बुरा लग रहा था कि इस बच्चे से निपटना आसान नहीं होगा। चार्लोट ने इतने सारे समुद्री लुटेरों को देखकर न केवल घबराया, बल्कि अपने हाथ में तलवार लहराते हुए समुद्री लुटेरों के झुंड में कूद पड़ा। कुछ समय के लिए चार्लोट के निकट समुद्री डाकुओं के हाथ पैर हर जगह उड़ रहे थे। अनगिनत समुद्री डाकू चिल्लाने लगे। चार्लोट ने इन चीखों को नजरअंदाज कर दिया और मारने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि हत्या करने की प्रक्रिया में उसे वह आनंद महसूस हुआ जो उसे बहुत पहले से नहीं मिला था। इस हत्या ने उसे उत्तेजित कर दिया। पिछले अवसाद और दमन को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। चार्लोट की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में जो हथियार था वह खून से सना हुआ था। कई समुद्री डाकू चार्लोट के आभामंडल से भयभीत हो गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन यदि उन्होंने पहल नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं था कि चार्लोट ऐसा नहीं करेगी। 100 से ज्यादा समुद्री लुटेरे चार्लोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। चार्लोट समुद्री लुटेरों की भीड़ में ऐसे घुसी जैसे कोई बाघ भेड़ों के झुंड में घुस जाता है। धतेरी की, एलेक्स जेसी ने अपने ज्यादातर लोगों को मरते हुए देखकर गुस्से से भरा चेहरा दिखाया। इन क्रू मेंबर्स को 3 या 4 सालों में बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब वे इतने छोटे से द्वीप पर उनमें से ज्यादातर को खो रहे थे। एलेक्स जेसी के गुस्से की तुलना में जो लोग अभी भी बंदरगाह में थे वे शार्लोट को आश्चर्य से देख रहे थे। शार्लोट को लोगों को सब्जियां काटने की तरह मारते देखकर वे और भी हैरान हो गए। उनके मुंह खुले रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि शार्लोट ने ऐसा किया है। श्वांग, चार्लोट ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा। तुरंत ही उसके शरीर से एक अद्भुत गति फूट पड़ी। ये गति चार्लोट के चारों ओर फैल गई और इस गति को छूते ही समुद्री डाकू और नागरिक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। गतिहीन, इस दृश्य ने एलेक्स जेसी की आंखों को और भी अधिक उभार दिया। यह विजेता की हकी है। इस बच्चे के पास विजेता की हकी कैसे हो सकती है? एक पुराने समुद्री डाकू के रूप में जो 3 या 4 वर्षों से समुद्र में था, एलेक्स जेसी को कॉन्करर के हकी के बारे में कैसे पता नहीं था? और चार्लोट अभी भी हत्या में डूबी हुई थी। इस बात की परवाह किए बिना कि वे जमीन पर गिरे थे या नहीं, वे बेतहाशा कटाई कर रहे थे। एलेक्स जेसी पूरी तरह से भयभीत था। इवान, जो देर से आया था, भी इस शक्तिशाली विजेता की हकी से चौंक गया। उसका शरीर डगमगा गया और वह स्थिर खड़ा नहीं रह सका। क्या हो रहा है? इवान ने अपने बगल में खंभे का समर्थन किया और कठिनाई से युद्ध की ओर देखा। उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। उसका बॉस उन्मत्ततापूर्वक समुद्री डाकुओं का वध कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर केवल वह और एक 3 मीटर लंबा आदमी ही खड़े थे। और ये 3 मीटर लंबा आदमी हैरान भाव से चार्लोट को देख रहा था। चाकू के वार से आखिरी समुद्री डाकू का शरीर अलग कर दिया गया। इन समुद्री डाकुओं को मारने के बाद चार्लोट आकाश की ओर दहाड़ी। हा। बिजली के साथ मिश्रित लाल विजेता की हकी ने एक बार फिर आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। इस बार इवान पूरी तरह से बेहोश हो गया। तुरंत ही बंदरगाह और आधे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। और एलेक्स जेसी भी अपनी तलवार पकड़े हुए नीचे बैठा था और चार्लोट की गति का प्रतिरोध कर रहा था। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डीएमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.6.8
समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 6 WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #1 अध्याय 1 रॉकफेलर चार्लोट 0.07% #7 अध्याय 7 बर्बर भालू समुद्री डाकू नष्ट हो गए। AI मॉडल जैमिनी -2.0/01। आखिरी समुद्री डाकू को मारने के बाद जिया लुओ की लाल आंखें साफ हो गईं और उनकी सामान्य चमक वापस आ गई। और वह अंतहीन विजेता की हकी भी गायब हो गई। एलेक्स जेसी को अपने शरीर पर दबाव गायब महसूस हुआ और वह खड़ा हो गया। जिया लुओ को देखते ही उसकी आंखें भय से भर गईं। तुम कौन हो? एलेक्स जेसी हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम रॉकफेलर जिया लुओ है। जिया लुओ को अब आराम महसूस हुआ, उसकी दबी हुई भावनाएं बाहर आ गईं, जिससे वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। इस समुद्री डाकू दल के कप्तान को देखिए। जिया लुओ ने अपने हाथ में तलवार उठाई और उसकी ओर देखा। तुम समुद्र की ओर मेरा पहला कदम होगे। जिया लुओ ने शांति से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें असीम आत्मविश्वास से भरी थीं। लानत है, बदमाश, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दल के जीवन की कीमत चुकाओ। एलेक्स जेसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बड़े चाकू के साथ जिया लुओ की ओर हमला किया। जिया लुओ की नजरें इस समुद्री डाकू कप्तान पर टिकी थीं। झनकार, एक जोरदार धातु की टक्कर की आवाज सुनाई दी। जिया लुओ ने एक हाथ से एलेक्स जेसी के पूरे वार को रोक दिया। फिर हल्के से बल लगाकर उसने एलेक्स जेसी का चाकू दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी तलवार बहुत तेजी से घुमाई। तुरंत ही एलेक्स जेसी की छाती पर एक लंबा घाव उभर आया। एलेक्स जेसी घायल हो गया और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती पर लगे खून से उसके कपड़े दागदार हो गए और बड़ी मात्रा में खून बह निकला। एलेक्स जेसी खड़ा हुआ और जिया लुओ को भयंकर आंखों से देखा। फिर उसने अपने हाथ से बड़ा चाकू फेंक दिया। जैसे ही जिया लुओ ने सोचा कि वह आत्मसमर्पण करने जा रहा है, एलेक्स जेसी दहाड़ा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। एलेक्स जेसी दहाड़ा और उसका शरीर फूल गया। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में भारी परिवर्तन आया। गर्जन, एलेक्स जेसी ने अपना खून से सना मुंह जिया लुओ की ओर खोला। एक शैतान फल उपयोगकर्ता। जिया लुओ आश्चर्यचकित था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह समुद्री डाकू एक शैतान फल उपयोगकर्ता होगा। यह एक साधारण जुआन प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता की तरह दिखता है। ये सही है, मैं सैवेज बियर पायरेट्स का कप्तान हूं, सैवेज बियर एलेक्स जेसी। विशालकाय काले भालू ने जिया लुओ से कहा। जिया लुओ द्वारा उसकी छाती पर लगाया गया घाव तेजी से ठीक हो रहा था। जिया लुओ ने इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। जैसा कि जुआन प्रकार से अपेक्षा की जाती है, पुनर्प्राप्ति क्षमता मजबूत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप मुझे सिर्फ एक शैतान फल के साथ हरा सकते हैं, है ना? जिया लुओ ने अपनी तलवार से खून झाड़ दिया और कहा। फिर उसने दूसरे पक्ष की उपेक्षा की और एक कदम आगे बढ़ गया। तलवार चमक उठी। जिया लुओ की लंबी तलवार प्रतिद्वंद्वी की गर्दन की ओर वार कर रही थी। और जंगली भालू एलेक्स जेसी भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने विशाल भालू के पंजे उठाए और जिया लुओ को थपथपाया। तलवार और भालू के पंजे की टक्कर। जिया लुओ को इस विशाल बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और जिया लुओ की तलवार केवल त्वचा की एक परत को ही तोड़ पाई। गर्जन, एलेक्स जेसी ने देखा कि दूसरा पक्ष उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता और उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। जिया लुओ द्वारा अपनी तलवार वापस खींच लेने का लाभ उठाते हुए वह अपने विशाल शरीर के साथ आगे बढ़ा। जिया लुओ ने तुरंत अपनी तलवार से उसे रोक दिया। टकराना, दरार। जिया लुओ 3 या 4 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके हाथ की तलवार भी टूट गई। अभी अभी हुए बड़े प्रभाव ने सीधे जिया लुओ की तलवार को चकनाचूर कर दिया। और ये दृश्य अभी अभी सैवेज बियर एलेक्स जेसी ने देखा था। काका, हा, बेटा, अपनी तलवार के बिना देखते हैं तुम मेरे हाथों में कैसे जीवित रह सकते हो। सैवेज भालू एलेक्स जेसी बेतहाशा हंसा। ऐसा लगता है कि इस वर्ष की तलवारबाजी की कला अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। जिया लुओ ने तलवार की केवल मूठ को देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने हाथ से मूठ को फेंक दिया। अपनी गर्दन मरोड़ते हुए उसने अपनी मुट्ठी हिलाई। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी हाथापाई करनी होगी। जिया लुओ ने उग्र आंखों से सैवेज भालू एलेक्स जेसी को देखा। उसने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और तुरंत 10 मीटर से अधिक दूर छलांग लगाकर सैवेज बियर एलेक्स जेसी के शरीर के पास पहुंचा और उसे मुक्का मारा। टकराना। जिया लुओ ने तुरंत ही जंगली भालू को उन सामानों में गिरा दिया। जिया लुओ के पूरे शरीर से गर्म सफेद हवा निकल रही थी, जाहिर है वह गंभीर था। जंगली भालू को सांस लेने का मौका दिए बिना जंगली भालू के दूर चले जाने के बाद जिया लुओ एक कदम आगे बढ़ा। जब वह बेहोश होकर खड़ा हुआ तो उसने उसके जबड़े पर मुक्का मारा। क्रूर भालू एलेक्स जेसी को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला और उसने मुंह में खून थूक दिया। और ऐसा लग रहा था कि उस खून में कुछ है। केवल जंगली भालू ही जानता था कि यह उसकी जीभ थी। जंगली भालू के जबड़े पर मुक्का मारा गया और उसका पूरा शरीर उड़ गया। आकाश की ओर उड़ो। और जिया लुओ फिर से उछला, ऊपर आया और जंगली भालू के सिर पर अपना कोड़ा पटक दिया। ये पैर हुआ शान पर्वत को चीरने जैसा था और इसने जंगली भालू एलेक्स जेसी को समुद्र में पटक दिया। एक शैतान फल क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में समुद्र उनका शत्रु है। जिया लुओ के विभाजन ने एलेक्स जेसी को सीधे उसके मूल रूप में वापस ला दिया। जिया लुओ ने समुद्र में छलांग लगाई और पहले से ही बेहोश एलेक्स जेसी को उठा लिया। उसने जमीन पर पड़ा एक लंबा चाकू उठाया और एलेक्स जेसी के सिर पर वार कर दिया। तुरंत ही खून फैल गया और शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। जिया लुओ ने एलेक्स जेसी का सिर उठाया और उसे अपने पास लगे झंडे पर लटका दिया। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन वहां का माहौल बहुत अराजक था। चाहे वे जिया लुओ द्वारा मारे गए हों या जिया लुओ के विजेता की हाकी से स्तब्ध थे, वे इस भीड़ भरे बंदरगाह में पड़े थे। जिया लुओ को इसकी परवाह नहीं थी कि वे कब जागेंगे। सैवेज भालू का सिर लटकाने के बाद वह वहां खड़े 3 समुद्री डाकू जहाजों की ओर चला गया। वह देखना चाहता था कि इन 3 समुद्री डाकू जहाजों में कुछ अच्छाई है या नहीं। यदि कोई शैतान फल होता तो वह लाभ कमा लेता। चाहे वह कोई भी शैतानी फल हो, उसे 100 मिलियन बैरीज में बेचा जा सकता था और यदि वह शक्तिशाली हो तो उसे दसियों अरबों में बेचा जा सकता था। लेकिन जिया लुओ ने स्पष्टतः इन चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचा। तीनों समुद्री लुटेरों के जहाजों की तलाशी लेने के बाद पता चला कि वहां तेल या पानी नहीं था, केवल दयनीय 10 मिलियन बेरीज थे और जहाज के तहखाने में लगभग 70 गुलाम बेचे जाने वाले थे। जिया लुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब हकी ने महसूस किया कि केबिन में अभी भी लोग थे। उनके विजेता की हकी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी सच है कि उनके विजेता की हकी अभी अभी जागी थी, इसलिए इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन जब उन्होंने इसका एहसास किया तो उनकी आभा बहुत कमजोर थी, मानो उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। जब जिया लुओ केबिन में गया तो उसने देखा कि धुंधले रंग का केबिन फटे पुराने कपड़ों से भरा था और उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं।
क्या कोई जीवित है? जब केबिन में जियालुओ की आवाज सुनाई दी तो किसी ने अपना सिर उठाया और केबिन के प्रवेश द्वार पर जियालुओ को देखा। इस शांत केबिन में एक युवक आया जो विशेष रूप से अजीब लग रहा था। और तो और वह युवक खून से लथपथ वहीं खड़ा था। सभी लोग इतने डर गए कि अवचेतन रूप से पीछे हट गए। जियालुओ ने चारों ओर देखा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसने ठंडे नितंब पर गर्म चेहरा रख दिया। जियालुओ ने मुड़कर जाना चाहा। डी डेरेन, 1 मिनट रुको, एक घबराई हुई महिला की आवाज सुनाई दी। जियालुओ ने अपना सिर घुमाया और देखा। यद्यपि केबिन में बहुत अधिक अंधेरा था फिर भी जियालुओ एक नजर में बता सकता था कि कौन बोल रहा था। जियालुओ ने लड़की की ओर देखा और चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगा। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 7 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #8 अध्याय 8 5 लड़कियां। AI मॉडल जेमिनी -2.0/0001। प्रभु, हम काकुना राज्य से हैं। मानव भालू समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़े जाने के बाद हम गुलाम बन गए थे। हे प्रभु, कृपया हमें बचाए। कोने से एक स्पष्ट महिला की आवाज गूंजी, गुलाम हो। चार्लोट ने धीरे से कहा। फिर वह उस छोटी लड़की के पास गया। यद्यपि लड़की का चेहरा धूल से ढका हुआ था फिर भी वह उसके सुंदर चेहरे को छिपा नहीं सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें पकड़ लिया गया और गुलाम बना लिया गया। चार्लोट ने सामने खड़ी लड़की की ओर देखते हुए कहा। चार्लोट जब उसके चेहरे को देख रही थी तो लड़की थोड़ा सा शर्मा गई। आखिरकार चार्लोट के लंबे सुनहरे बाल थे, उसका शरीर मजबूत था तथा युद्ध के कारण उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे जिससे उसकी मांसपेशियां दिखाई दे रही थी जिन्हें कई वर्षों तक प्रशिक्षित किया गया था। चार्लोट ने ताले की ओर देखा फिर उसका हाथ खींचा और प्रतिक्रिया में ताला टूट गया। चार्लोट ने दरवाजा खोला और छोटी लड़की को बाहर जाने दिया। पता चला कि अंदर एक से अधिक लड़कियां थीं। एक के बाद एक 4 और लड़कियां बाहर चली गईं। मैंने ऊपर के सभी समुद्री लुटेरों को मार डाला है, अब तुम आजाद हो। चार्लोट ने 5 युवा और सुंदर लड़कियों को देखते हुए कहा। 5 लड़कियों की पहले से धुंधली आंखें तुरंत चमक उठीं। चार्लोट ने उनकी उपेक्षा की और एक एक करके सभी कोठरियों में चली गई तथा उन सभी के ताले तोड़ दिए। जो लोग अंदर कैद थे वे एक एक करके बाहर निकल आए। ये सब करने के बाद चार्लोट अपने हाथ जेबों में डाले बाहर चला गया। चूंकि उनका सामना इन गरीब लोगों से हुआ था इसलिए उन्हें बचाने में कोई बुराई नहीं थी। वैसे भी वह सचमुच गुलामों से नफरत करता था। अंधेरे केबिन से बाहर निकलने के बाद चार्लोट ने गहरी सांस ली। उसे केबिन में सिर्फ निराशा का एक झोंका महसूस हुआ। चार्लोट को विश्वास था कि उसे कुछ गलत नहीं लगा। अपने खास ऑब्जर्वेशन हकी की मदद से वह उनकी निराशा को महसूस कर सकता था। यह एहसास बहुत बुरा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पैट्रिक रेडफील्ड को अकेले रहना इतना पसंद था। मन पड़ने वाली ऑब्जर्वेशन हकी से वाकई सहानुभूति रखने में मदद मिली। ओह, उसने राहत की सांस ली। केबिन के नीचे से बाहर निकलकर वह डेक पर वापस आ गया। चार्लोट ने बैरीज से भरा बॉक्स पकड़ा और समुद्री डाकू जहाज से उतर गई। भगवान, जैसे ही चार्लोट नीचे जाने वाली थी वह परिचित महिला आवाज फिर से गूंजी। चार्लोट ने पलटकर उनकी ओर भौहें सिकोड़ कर देखा। क्या हुआ? तुम तो पहले से ही फ्री हो फिर भी मुझे क्यों बुला रहे हो? चार्लोट थोड़ी अधीर थी, वह तो बस यहाँ से जाना चाहता था। लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर वे तुरंत चार्लोट के सामने घुटने टेक दिए। कृपया हमें अपने अंदर ले लीजिए प्रभु, हम आपका ऋण चुकाने के लिए गायों और घोड़ों की तरह काम करने को तैयार हैं। ये वही लड़की थी जो पहले थी। चार्लोट इन 5 लड़कियों द्वारा प्रकट की गई तीव्र भावनाओं से परेशान थी। वह महसूस कर सकता था कि वे ईमानदार थे। क्यों? चार्लोट ने पूछा। उसकी बातें सुनकर सभी चुप हो गए और दुख की लहर फैल गई। इससे चार्लोट और भी चिड़चिड़ी हो गई। उन्होंने पाया कि बहुत मजबूत अवलोकन हकी अच्छी बात नहीं थी। प्रभु, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे राज्य पर अक्सर समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है क्योंकि हम स्वर्गीय श्रद्धांजलि का खर्च नहीं उठा सकते। अब पूरा राज्य नष्ट हो चुका है और वह द्वीप एक मृत द्वीप बन गया है जिसमें केवल हम ही बचे हैं। उन समुद्री डाकुओं ने हमें इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल देखी और हमें गुलाम व्यापारियों को बेचना चाहते थे। कृपया हमें अपने साथ ले लो प्रभु। लड़की ने चार्लोट के सामने विनम्रतापूर्वक घुटने टेक दिए और आंसू के साथ कहा। चार्लोट भी उसकी तीव्र भावनाओं से संक्रमित थी। पहले उठो। चार्लोट आगे बढ़ी और उन्हें उठने में मदद की। तुम्हारे नाम क्या हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? चार्लोट ने पूछा। प्रमुख लड़की ने तुरंत कहा। प्रभु, मेरा नाम ब्रूस माथा है और मैं इस वर्ष 19 वर्ष का हूँ। सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ उसने चार्लोट को एक हल्का सा नेक सलाम दिया। माथा के बगल में बैठी लड़की ने भी अपना परिचय दिया। प्रभु, मेरा नाम केनेथ जेनी है और मैं इस वर्ष 18 वर्ष का हो गया हूँ। प्रभु, मेरा नाम लुईस एलिस है और मैं इस साल 18 साल की हो गई हूँ। प्रभु, मेरा नाम हिब्रू नेल है और मैं इस साल 19 साल की हो गई हूँ। प्रभु, मेरा नाम जेनिस गिलियन है और मैं इस साल 18 साल की हो गई हूँ। 5 लड़कियों ने अपना परिचय दिया। माथा, जेनी, एलिस, नेल, गिलियन, सही। चार्लोट ने 5 लड़कियों को देखा और पुष्टि की। हाँ प्रभु। 5 लड़कियों ने एक स्वर में कहा। ठीक है, अब से तुम मेरे पीछे आओगी, मेरी नौकरानियां बनोगी। मेरा नाम रॉकफेलर चार्लोट है, अब से तुम मुझे यंग मास्टर कह सकती हो। चार्लोट ने हल्के से कहा। हाँ, युवा मास्टर, 5 लोगों ने एक स्वर में कहा। चार्लोट ने संतोष में सिर हिलाया। इन 5 खूबसूरत छोटी लड़कियों को अपनी नौकरानी के रूप में पाना उसके लिए कोई नुकसान की बात नहीं थी। जिन लोगों को दास के रूप में बेचा जा सकता है वे बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ आइए। चार्लोट ने जब उनसे बात करना समाप्त किया तो वह मुड़ा और बंदरगाह की ओर चल दिया। बाकी लोगों की बात करें तो चार्लोट को इसकी परवाह नहीं थी। वह उनके माता पिता नहीं थे। अगर उन्हें जीना था तो उन्हें खुद पर निर्भर रहना था। अरे उठो उठो। चार्लोट इवान के पास गई और अपने पैर से इवान को लात मार दी। इवान तब से बेहोश था जब उसे उसके विजेता की हकी ने बेहोश कर दिया था। इवान की तो बात ही छोड़िए, अन्य लोग भी बेहोशी की हालत में घाट पर पड़े थे। उसने यह आशा नहीं की थी कि विजेता की हकी की उसकी पहली जागृति की शक्ति इतनी महान होगी। चार्लोट को मन ही मन झटका लगा। इवान की कमर पर लात मारने के बाद इवान अंततः अचंभित होकर जाग उठा। ल प्रभु। इवान ने जब चार्लोट को देखा तो वह चौंक गया और फिर उसने अपने आसपास का माहौल देखा।
पाए समुद्री डाकू। इवान ने घबराकर चारों ओर देखा, उसे कोई समुद्री डाकू नहीं दिखाई दिया, केवल लाशें और जमीन पर पड़े हुए नगरवासी दिखाई दिए। चार्लोट ने मानव भालू के सिर की ओर इशारा किया। इवान ने चार्लोट की उंगली की दिशा में देखा। उसकी आंखें तुरंत उभर आईं। जो समुद्री डाकू अभी भी सभी को मार रहे थे, उनके सिर काट दिए गए और उन्हें ध्वज स्तंभ पर लटका दिया गया। यह प्रभु, क्या आपने ये किया? इवान ने कांपते हुए सिर की ओर इशारा किया, उसे कुछ अविश्वास हुआ। चार्लोट ने सिर हिलाया। उसका छोटा भाई इतना बेकार क्यों था? जल्दी उठो, ये 5 लोग तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। वे मेरी दासियां बन जाएंगी। तुम उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करना। चार्लोट के बोलने के बाद उसने इवान को नजरअंदाज कर दिया। वह 3 साल से उसके साथ प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन वह कॉन्करर की हकीकत भी सामना नहीं कर सका। उसने ऐसा कचरा क्यों उठाया? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक क्रोधित होता। चार्लोट सीधे अपने घर वापस चली गई। चार्लोट के घर पहुंचने के बाद इवान 5 छोटी नौकरानियों को भी अपने साथ ले आया। इवान, तुम ठीक समय पर आ गए। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। मुझे अपनी ताकत फिर से हासिल करने की जरूरत है। चार्लोट ने इवान को उदासीन आंखों से देखते हुए कहा। इवान ने आदरपूर्वक 5 छोटी नौकरानियों को रसोई घर में ले गया। यद्यपि इस इवान में अधिक ताकत नहीं थी, फिर भी वह चीजों को अपनी इच्छानुसार संभाल लेता था। यही कारण था कि वह 4 साल तक चार्लोट के साथ रह सके। चार्लोट सोफे पर बैठ गई और अभी अभी हुई लड़ाई को याद करने लगी। उन्होंने बहुत प्रसन्न मनोदशा में विजेता की हकी को जगाया था। इस अनुभूति से उसके विचार बहुत स्पष्ट हो गए और वह अत्यंत सहज और प्रसन्न महसूस करने लगा। इस तरह की भावना तो उसकी पागलपन भरी हत्या के बाद ही महसूस हुई। क्या ये हो सकता है कि हत्या करने के कारण मुझे आराम महसूस होता है? तो क्या मैं कसाई नहीं बन जाऊंगा? मैं इतना विकृत कब हो गया? चार्लोट ने उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8 WTR लैब। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण /8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% /9 अध्याय 9 शहर का हीरो। AI मॉडल जेमिनी -2.0/001। जब से भालू समुद्री डाकुओं ने शहर पर आक्रमण किया और चार्लोट द्वारा उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पूरे शहर को पता था कि उनके पास एक हीरो है। मिस्टर चार्लोट, क्या आप संतरा चाहेंगे? चार्लोट शहर से होकर गुजरा और सभी नगरवासी उसकी ओर दयालुता से देखने लगे। सभी बुजुर्ग महिलाएं और सज्जन मुस्कुराहट के साथ चार्लोट की ओर देखने लगे। चार्लोट ने समुद्री डाकुओं को भगा दिया था और द्वीप पर सभी को बचा लिया था, जिससे लोग उसकी मदद के लिए सच्चे दिल से आभारी थे। यदि चार्लोट का हस्तक्षेप न होता तो शहर को विनाशकारी क्षति पहुंचती। न केवल नगरवासी बल्कि शहर के व्यापारी और वहां से गुजरने वाले व्यापारी भी चार्लोट के प्रति कृतज्ञता से भरे थे। क्योंकि चार्लोट ने उनकी संपत्ति की रक्षा की थी, वे केवल इसके लिए ही चार्लोट के प्रति अत्यंत आभारी थे। इतने सारे लोगों को अपने प्रति आभार व्यक्त करते देख चार्लोट को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। नहीं, मुझे यही करना चाहिए। चार्लोट ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। यह एहसास बहुत अच्छा है। माथा और 5 नौकरानियां चार्लोट के पीछे पीछे चली गईं और अपने आसपास की हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक हो गईं। उनका पिछला राज्य हालांकि एक राज्य कहलाता था, लेकिन वह सिर्फ एक छोटा सा द्वीप था जिसकी आबादी सिर्फ 10,000 से ज्यादा थी। इसके अलावा यह द्वीप बंजर था और इसमें एक अच्छा बंदरगाह भी नहीं था, जिसका मतलब था कि द्वीप पर व्यापारी जहाज भी नहीं थे। स्वाभाविक रूप से यह स्थान उतना समृद्ध नहीं था। मिस्टर चार्लोट। चार्लोट बंदरगाह में चला गया और उसके आसपास के लोगों ने झुककर उसका अभिवादन किया। चार्लोट ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चार्लोट उस बंदरगाह में चली गई जहां 3 समुद्री डाकू जहाज खड़े थे। उन पर लगे समुद्री डाकुओं के झंडे पहले ही फाड़ दिए गए थे। इन 3 कुछ हद तक जीर्ण समुद्री डाकू जहाजों को देखकर, जो बहुत छोटे थे, केवल 50 मीटर लंबे। इवान, क्या हमारे शहर में कोई जहाज निर्माता है? चार्लोट ने मुड़कर इवान से पूछा। बॉस, हमारा बंदरगाह खासतौर पर आने जाने वाले व्यापारी जहाजों की सेवा के लिए है। बेशक यहाँ जहाज बनाने वाले लोग हैं, लेकिन वे शीर्ष स्तर के नहीं हैं। वे केवल छोटी नावें बना सकते हैं और कुछ मरम्मत कर सकते हैं। इवान ने समझाया। ये सुनने के बाद चार्लोट ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसने 18 साल की उम्र में ही समुद्र में जाने की योजना बना ली थी और तब तक उसके पास एक बेहतर जहाज होना चाहिए था। अन्यथा उसे लिफी की तरह एक छोटे लकड़ी के बैरल में समुद्र में जाने के लिए मजबूर करना वह जीवन नहीं था जो वह चाहता था। हमारे खाते में कितना पैसा है और अगर मैं जहाज बनाना चाहूं तो कितना खर्च आएगा? चार्लोट ने इवान से पूछा, क्योंकि वह अभी भी समुद्री डाकुओं की दुनिया में कीमतों के बारे में थोड़ा अस्पष्ट था। बॉस, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जहाज कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। 50 मीटर से कम के जहाजों की कीमत लगभग 50 से 60 मिलियन बेरीज होती है और 50 मीटर से ज्यादा के जहाजों की कीमत लगभग 100 मिलियन बेरीज होती है। अगर यह 100 मीटर से ज्यादा है तो हमारा शहर इसे अभी नहीं बना सकता। बेशक ये सामग्री पर भी निर्भर करता है। अगर सामग्री अच्छी है तो कीमत दोगुनी हो सकती है। इवान ने चार्लोट के लिए विश्लेषण किया। इवान का विश्लेषण सुनते हुए चार्लोट ने उसकी ठुड्डी को रगड़ा। हमारी वर्तमान मासिक आय क्या है? चार्लोट ने पूछा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी पैसे की कमी है। उनके पास यात्रा शुरू करने से पहले केवल 1 वर्ष ही बचा था और उन्हें एक ऐसा जहाज बनाना था जो इस वर्ष के भीतर ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग में यात्रा कर सके। इस महीने हमारी कुल आय लगभग 3 मिलियन बैरीज है। खर्चों के बाद हमारे पास लगभग 2 मिलियन बचते हैं। सबसे बड़ा खर्च आपका भोजन बिल है, बॉस। इवान ने कहा। जब चार्लोट को पता चला कि उसके खाने की कीमत लगभग 10 लाख है तो उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उससे इसका कारण पूछा। अपने बॉस की हैरान परेशान सूरत देखकर इवान व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। बॉस, आपका दैनिक भोजन या तो समुद्री राजा या पहाड़ों से जंगली जानवर हैं। इनका शिकार करने के लिए शिकारियों की आवश्यकता होती है और हमें उन्हें खरीदना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे बेरीज की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोई भी समुद्र या पहाड़ों में शिकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इवान की बातें सुनकर चार्लोट चुप हो गई। वह हर महीने खाने पर करीब 10 लाख खर्च करता है। अगर वह अपनी ट्रेनिंग के लिए उपकरण भी जोड़ दे तो महीने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। वह जहाज कैसे बना सकता है? चलो ऐसा करते हैं, मैं भविष्य में भोजन का ध्यान रखूंगा, तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्लोट ने समुद्र में खुद सी किंग्स का शिकार करने का फैसला किया, जिससे प्रशिक्षण का प्रभाव भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन यह अधिक खतरनाक होगा। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे अंततः बेचारा खा जाएगा।
हाँ बॉस, इवान ने सिर हिलाया। इन 3 समुद्री डाकू जहाजों को संशोधित करें, वे भविष्य में समुद्री राजाओं के शिकार के लिए मेरी मछली पकड़ने वाली नावें होंगी, जल्दी करो और उन्हें संशोधित करो। चार्लोट ने इवान से कहा। हाँ, इवान ने जवाब में थोड़ा सा सिर झुकाया। ये सब देखने के बाद चार्लोट बंदरगाह छोड़कर चला गया, उसे प्रशिक्षण की जरूरत थी। सुनसान समुद्र तट पर पहुंचकर चार्लोट अपनी तलवार के साथ समुद्र में खड़ा हो गया। लहरों की परतों का सामना करते हुए चार्लोट की भुजा लहराती रही, बस उसके दिल में मौजूद दीवार को तोड़ने के लिए। यह प्रशिक्षण 5 महीने तक चला। इन 5 महीनों में चार्लोट ने समुद्र पर अपनी तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं किया। किसी तरह तलवार घुमाने के इस दिन प्रतिदिन के प्रयास ने वास्तव में उसे कुछ करने के लिए प्रेरित किया। तलवार की रोशनी चमक उठी। चार्लोट ने 10 मीटर लंबा उड़ता हुआ वार किया। समुद्र तट पर 10 मीटर लंबे उस स्लैश को देखकर चार्लोट रोने वाली थी। 1.5 साल तक तलवार चलाने के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ कर दिखाया। उसे तलवारबाज के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? उनकी ताकत लगभग एक साधारण वाइस एडमिरल के स्तर की है। सिवाय इसके कि वह अभी भी आर्मामेंट हकी को नहीं जानता है। चार्लोट का मानना है कि भले ही उसका सामना वाइस एडमिरल से हो, फिर भी वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शक्तिशाली ताकत, साथ ही उड़ने वाला स्लैश जो एक तलवारबाज को चिन्हित करता है, और अवलोकन हकी जो 1000 मील की दूरी तय कर सकता है, और उसका अवलोकन हकी भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है और दिमाग पढ़ सकता है। साथ ही विजेता का हकी भी, लेकिन विजेता का हकी पिछली बार जारी होने के बाद से नहीं दिखाया गया है। लेकिन चार्लोट हतोत्साहित नहीं है, जो उसका है वह जल्द या बाद में उसके नियंत्रण में होगा। अब जबकि उसने फ्लाइंग स्लैश में महारत हासिल कर ली है, चार्लोट बहुत खुश है। लंबी तलवार थामे उसने समुद्र तट पर बेरहमी से वार किया। हा, पूरे समुद्र तट को अपने द्वारा जोते हुए देखकर चार्लोट अब अपने दिल में खुशी को रोक नहीं सका और समुद्र तट पर दिल खोलकर हंसने लगा। और ये दृश्य समुद्र तट पर खड़ी 5 नौकरानियों ने देखा। वे सब चमकती आंखों से चार्लोट को देखने लगे, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। चार्लोट द्वारा दूसरा वार करने के बाद उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। समुद्र तट पर लौट आए युवा मास्टर। 5 नौकरानियों के हाथ में चार्लोट की सेवा के लिए तौलिए जैसी वस्तुएं थीं। चार्लोट ने तौलिया लिया और उसका पसीना पोंछा। जाओ, घर जाओ। चार्लोट ने तलवार उसके पास बैठी जिलियन को सौंप दी। हाँ, युवा मास्टर, 5 नौकरानियों ने आकर्षक ढंग से कहा। अपने विला में लौटने के बाद इवान आया। बॉस, रसोई में बहुत सारे समुद्री राजा नहीं हैं, आपको कुछ और मारने की जरूरत है। इवान ने चार्लोट को देखा और कहा, ठीक है, मुझे पता है, पिछले 5 महीनों में इस द्वीप के पास के समुद्री राजाओं को मैंने लगभग मार डाला है। कल गहराई से देखना। 5 महीने के शिकार के बाद पास के समुद्री राजा या निकट समुद्र के राजा या थोड़ी बड़ी मछलियां मूल रूप से चार्लोट के जहरीले हाथों का शिकार हो चुकी हैं। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 9 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #10 अध्याय 10 खजाना बॉक्स। AI मॉडल जेमिनी -2.0/001। समुद्री कैलेंडर 1480, वह वर्ष जब चार्लोट 18 वर्ष की हुई और वयस्क बनी। अगली सुबह चार्लोट अपने 1 दर्जन से अधिक साथियों को उन 3 मछली पकड़ने वाली नावों पर लेकर समुद्र में गई, जिन्हें समुद्री डाकुओं के जहाज से परिवर्तित किया गया था। ये दर्जन भर अधीनस्थ नावों को चलाने में कुशल थे, और जब उन्हें पता चला कि चार्लोट सी किंग्स का शिकार करने के लिए समुद्र में जा रही है, तो वे सभी स्वेच्छा से शामिल होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे चार्लोट के लिए मछली पकड़ने वाली नावों को चलाना चाहते थे। मछली पकड़ने वाली नावें बंदरगाह से निकलकर अज्ञात समुद्र की ओर चल पड़ी। ये चार्लोट का अब तक का पहला नौकायन था। बंदरगाह को अपनी दृष्टि से शीघ्रता से गायब होते देख चार्लोट ने अपने मन को स्थिर किया तथा किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने लगा। कप्तान, आगे एक जहाज देखा गया है। जैसे ही चार्लोट समुद्र में आगे बढ़ी, एक समुद्री डाकू जहाज ने उन पर नजरें गड़ा दी। चार्लोट डेक पर खड़ी थी, अपनी आंखें बंद करके और अपने अवलोकन हकी के साथ संवेदन कर रही थी। अचानक उनके निरीक्षण हकी रेंज में एक जहाज दिखाई दिया। इससे चार्लोट में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यात्रा शुरू करने के 1 घंटे बाद ही उन्हें एक जहाज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह समुद्री लुटेरों का जहाज है या व्यापारी जहाज। चार्लोट अभी विचार कर ही रही थी कि दूर से एक तेज आवाज आई। खैर, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक समुद्री डाकू जहाज होना चाहिए। चार्लोट ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक तोप का गोला उसके जहाज की ओर तेजी से आ रहा है। हालांकि विरोधी तोपची का निशाना थोड़ा चूक गया और तोप के गोले उसके जहाज के चारों ओर गिरे। फिर भी इससे जहाज पर सवार नाविकों में दहशत फैल गई। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। चार्लोट की आवाज जहाज पर मौजूद हर नाविक के कानों तक साफ तौर पर पहुंची। दर्जन भर नाविकों ने अपने दिलों में छिपे डर को बलपूर्वक दबाया और चार्लोट की ओर देखने लगे। तुम लोग जहाज संभालो, इन समुद्री लुटेरों को मेरे पास छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद चार्लोट उछल पड़ा, अपनी मुट्ठी घुमाई और एक तोप के गोले की ओर मुक्का मारा। चार्लोट ने भविष्यवाणी की थी कि यह तोप का गोला उसके अवलोकन हकी से जहाज पर गिर सकता है, इसलिए उसने पहले ही विस्फोट करने के लिए उस पर मुक्का मारा। टकराना, तेज आवाज के साथ बम हवा में फट गया और चार्लोट सुरक्षित देक पर उतरी। बॉस, बहुत बढ़िया है। जब दर्जन भर नाविकों ने यह दृश्य देखा तो वे दहाड़ उठे। चार्लोट हल्का सा मुस्कुराई। दूसरी ओर समुद्री डाकू जहाज पर। कप्तान, दूसरे पक्ष से निपटना आसान नहीं है। दूरबीन लिए एक नाविक ने चार्लोट को अपने नंगे हाथों से तोप का गोला उड़ाते हुए देखकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम किस बात से डर रहे हो? इतने सारे भाइयों के होते हुए क्या हम एक छोटे बच्चे से डरते हैं? उनके करीब आओ। समुद्री लुटेरों के कप्तान ने चौकीदार को दूर धकेल दिया और पतवार चलाने वाले को आदेश दिया। हाँ कप्तान। समुद्री लुटेरों के जहाज को अपनी ओर आते देख चार्लोट हंसने लगा। उसे शुरू में चिंता थी कि वे उसे थका देने के लिए तोप के गोलों पर निर्भर रहेंगे, लेकिन वे खुद ही आ गए। घबराओ मत, मैं जाकर उनसे मिलूंगा। चार्लोट उछली, हवा में कदम रखा और विरोधी समुद्री डाकू जहाज की ओर दौड़ी। ये बात चार्लोट ने नेवी 6 स्टाइल्स के मूनवॉक के आधार पर सीखी थी। चूंकि वह केवल कुछ सिद्धांतों को ही जानता था, इसलिए चार्लोट मूनवॉक की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था और केवल कम दूरी तक ही उड़ सकता था, और वह भी कम ऊंचाई पर। लेकिन यह उसके सामने खड़े समुद्री लुटेरों के जहाज से निपटने के लिए पर्याप्त था। बच्चे, तुम कौन हो? समुद्री लुटेरों के कप्तान ने उस बच्चे को देखा जो अचानक उसके जहाज पर आ गया था, और वह सतर्क हो गया। पहले तो उसने सोचा कि वे लोग तो बस छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन उसने एक बड़े दुश्मन को उकसा दिया था।
क्या तुम लोग समुद्री डाकू हो? चार्लोट ने मस्तूल पर लगे विशाल समुद्री डाकू झंडे को देखते हुए कहा। समुद्री डाकू कप्तान के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना चार्लोट सीधे समुद्री डाकू कप्तान की ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। टकराना। समुद्री लुटेरों का कप्तान बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। उससे मिलो। समुद्री डाकू कप्तान ने अपना आधा चेहरा ढक लिया और चार्लोट की ओर इशारा करते हुए अपने अधीनस्थ समुद्री डाकू को आदेश दिया। चार्लोट के अचानक हमले से समुद्री डाकू कप्तान क्रोधित हो गया। चार्लोट ने कई छोटे समुद्री लुटेरों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। चार्लोट ने अपनी तलवार खींचने के बारे में भी नहीं सोचा, उसने अपनी मुट्ठी उठाई और आगे बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। चार्लोट तेजी से भीड़ में घुस गईं और इससे पहले कि उन्हें कुछ प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता, वे सभी एक-एक करके जमीन पर गिर गईं। जमीन पर गिरे सभी समुद्री डाकू मूलतः मृत थे, या तो उनकी छाती कुचल गई थी या उनके सिर फट गए थे, उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस दृश्य से समुद्री लुटेरों का कप्तान इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर लगातार पीछे की ओर झुक रहे थे। चार्लोट ने उसकी मुट्ठियों पर खून लगा हुआ देखा। वह उसके सामने कूद पड़ा, उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसे जोर से मुक्का मारा। टकराना। समुद्री डाकू कप्तान की तुरंत मृत्यु हो गई, उसका सिर फट गया। सिरविहीन लाश को देखते हुए, साथ ही उसके शरीर पर चिपके खून और कीमा बनाया हुआ मांस को भी देखते हुए मैं कब इतना विकृत हो गया, एक भी जीवित नहीं बचा। चार्लोट ने डेक पर पड़ी लाशों को देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी मछली पकड़ने वाली नाव की ओर हाथ हिलाकर उन्हें आने का संकेत दिया। जब चार्लोट वहां पहुंची तो वे नाविक पहले से ही नाव के किनारे लेटे हुए अपने मालिक को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। बॉस को हाथ हिलाते देख दर्जन भर नाविकों ने जल्दी से नाव चलाए और पास आ गए। बॉस। कई नाविक कूद पड़े और लाशों से भरे इस डेक को देखकर उनके पैर कांपने लगे। इन सभी लाशों को एक साथ इकट्ठा करो और इनका उपयोग समुद्री राजाओं को आकर्षित करने के लिए करो। चार्लोट ने आदेश दिया। वह इस असीम सागर में इधर उधर भटकना नहीं चाहता था, बेहतर था कि उन्हें स्वयं ही आगे आने दिया जाए। हाँ, कई नाविकों ने कांपते हुए कहा। इसके बाद चार्लोट केबिन में ये देखने के लिए गया कि क्या उसे कोई खजाना मिल सकता है। परिणाम स्वरूप पीछे मुड़ने पर उसे कप्तान के कमरे में एक खजाने के संदूक के अलावा कुछ नहीं मिला। इस खजाने की पेटी को देखो, क्या अंदर कोई शैतानी फल हो सकता है? खजाने की पेटी को देखते हुए चार्लोट के हाथ थोड़े कांपने लगे। आखिरकार इस खजाने का आकार केवल एक शैतान फल के आकार का था। शायद वह सचमुच भाग्यशाली था और अपनी पहली यात्रा में उसे शैतानी फल मिला। उस पर लगे ताले को देखते हुए चार्लोट ने उसे जोर से खोला। कांपते हुए उसे खोला। यह क्या है? चार्लोट ने उसके हाथ में बने चित्र को देखते हुए हैरानी से कहा। क्या ये खजाने का नक्शा हो सकता है? चार्लोट ने चित्र में मार्ग मानचित्र को देखा। शायद ये सचमुच एक खजाने का नक्शा था। क्या यह उस समुद्री डाकू कप्तान का खजाना स्थान हो सकता है? लेकिन ये स्थान कहाँ है? चार्लोट को नहीं पता था कि यह चार्ट कहाँ का समुद्री चार्ट था। उन्होंने इसे अस्थायी रूप से दूर रख दिया, ये देखने के लिए कि क्या भविष्य में उन्हें कुछ मिल सकता है। ड्राइंग को एक तरफ रखने के बाद चार्लोट ने कुछ इनाम वाले पोस्टर निकाले। उनके अंदर इनाम थे। मात्र 11 मिलियन बैरीज वाले समुद्री लुटेरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे इतने घमंडी हो गए? इनाम की राशि पर लिखे आंकड़ों को देखकर चार्लोट ने उपहास किया। कैप्टन के कमरे की तलाशी लेने पर उन्हें लगभग 6 मिलियन बेरीज मिले। पैसे लेकर वह पुनः खोज करने के लिए तैयार हो गया। बॉस, मदद करो, इतने सारे समुद्री राजा। अचानक चार्लोट को अपने अधीनस्थ की आवाज सुनाई दी। इतने सारे समुद्री राजा, कितने हैं? चार्लोट का अवलोकन हकी फैल गया। ये दृश्य भयानक था। ये कितने सी किंग हैं? क्या मैंने सी किंग के घोंसले में छुरा घोंपा है? चार्लोट जल्दी से कप्तान के कमरे से बाहर निकल गई, समुद्री डाकू जहाज के चारों ओर समुद्री राजाओं को देखते हुए। जल्दी करो, लाशों को वहां फेंक दो, इन समुद्री राजाओं को फुसलाकर भगाओ। जल्दी से यहां से भाग जाओ। चार्लोट ने उत्सुकता से आदेश दिया। कई नाविकों ने जहाज को तेजी से चलाया। बॉस, समुद्री राजा रास्ता रोक रहे हैं। जब कर्णधार ने अपने सामने समुद्री राजाओं को देखा तो वह निराशा से दहाड़ उठा। धतेरी की। चार्लोट ने उसकी कमर से लंबी तलवार निकाली। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 10 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #11 अध्याय 11 नेपच्यून का हमला। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। जिया लुओ जहाज के आगे खड़ा होकर समुद्री राजाओं को देख रहा था, जिनमें से प्रत्येक का आकार सैकड़ों मीटर का था। इतने सारे समुद्री राजा यहाँ कैसे आकर्षित हो सकते हैं? जिया लुओ ने अविश्वास से अपने सामने खड़े समुद्री राजाओं को देखते हुए कहा। बॉस, समुद्री राजा हम पर हमला कर रहे हैं। जहाज के पिछले हिस्से से उसके कई अधीनस्थ डरकर चिल्लाने लगे। जिया लुओ ने बिना कुछ सोचे भौहें सिकुड़ी और एक झटके में जहाज के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक विशाल पूंछ को जहाज की ओर बढ़ते देखा। बिना कुछ सोचे समझे जिया लुओ आगे बढ़ गया। उसने सी किंग की पूंछ पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। तुरंत ही सी किंग की पूंछ में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। यह जिया लुओ के मुक्का के कारण हुआ था। समुद्र राजा, जिसका केवल 10 मीटर का सिर ही बाहर निकला था, दर्द से चिल्ला उठा। इस चीख ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। जिया लुओ के जहाज को घेरने वाले 7 या 8 समुद्री राजाओं ने एक साथ हमला किया। अपने अवलोकन हकी के माध्यम से समुद्री राजाओं के क्रोध को भांपते हुए जिया लुओ ने उनके रोष को महसूस किया। लानत है, ये समुद्री राजा, जिन्हें समुद्र की तलहटी में आज्ञाकारी रूप से रहना चाहिए था, सतह पर क्यों भागे? जिया लुओ को विश्वास नहीं हुआ कि मात्र कुछ दर्जन लाशें इन दर्जन या उससे भी अधिक 100 मीटर आकार वाले समुद्री राजाओं को आकर्षित कर सकती हैं। 7 या 8 समुद्री राजाओं को एक साथ हमला करते देख जिया लुओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। सब लोग कुछ न कुछ पकड़ लो। जिया लुओ ने दहाड़ते हुए जहाज पर मौजूद लोगों को सावधान रहने की याद दिलाई। इसके बाद जिया लुओ समुद्र में कूद पड़ा और समुद्री राजाओं की ओर दौड़ पड़ा। वह मून वॉक का उपयोग करके समुद्र पार चला गया। 70 मीटर लंबे सी किंग के सिर के पास पहुंचकर उसने अपनी तलवार खींची और उसे जोर से घुमाया, जिससे सी किंग के सिर पर 10 मीटर लंबी उड़ती हुई तलवार से वार किया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। विशाल घाव ने सी किंग के शरीर को तुरंत काट दिया, जिससे सिर से पूंछ तक 10 मीटर लंबा घाव हो गया। समुद्र की सतह पर बड़ी मात्रा में खून फैल गया। घायल सी किंग ने दर्द से अपने विशाल शरीर को लहरों पर पटकते हुए घुमाया। सी किंग को इतनी हिंसक तरीके से संघर्ष करते देख जिया लुओ ने उसे संघर्ष जारी रखने की हिम्मत नहीं की।
उसने अपने अवलोकन हकी को पूरी तरह से सक्रिय किया और देखा कि जहाज पर कुछ लोग लहरों के कारण समुद्र में गिर गए थे। जिया लुओ ने अपने बैकहैंड से एक और वार किया। घायल सी किंग पर एक और 10 मीटर लंबा वार किया गया। ये समुद्री राजा, जो एक विशाल वेल जैसा दिखता था, अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह खो चुका था। जिया लुओ को लगा कि सी किंग की आभा गायब हो रही है और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सी किंग की लाश पर मून वॉक का इस्तेमाल करते हुए पैर रखना जारी रखा। वह उस बदकिस्मत आदमी को बचाने गया। मदद करो, ग्लग ग्लग, मदद करो। अधीनस्थ समुद्र में बह गया था और लगातार लहरों के कारण नीचे की ओर खींचता जा रहा था। वह मदद के लिए बेतहाशा पुकार रहा था। जिया लुओ के पैरों ने उसे आगे बढ़ाया और वह तुरंत डूबते हुए अधीनस्थ के पास पहुंचा, उसे ऊपर खींच लिया और डेक पर फेंक दिया। कसकर पकड़ो, छोड़ो मत, इन समुद्री राजाओं से निपटने के लिए मेरा इंतजार करो। जिया लुओ चिल्लाया। जिया लू की आवाज सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग घबराहट में जो कुछ भी मिल सका उसे पकड़ने लगे। जब जिया लू उस आदमी को बचा रहा था, तब तक सी किंग्स पहले ही समुद्री डाकू जहाज की तरफ तैर चुके थे। जिया लू चिंतित था। यही वह जहाज है जिस पर मेरी नजर है। यह जहाज अभी भी नया था और थोड़े से बदलाव के साथ यह एक अच्छा जहाज बन सकता था। वह सी किंग्स को इसे इस तरह नष्ट नहीं करने दे सकता था। जिया लुओ डेक पर आया और तुरंत जहाज के सबसे निकट स्थित सी किंग के सिर पर कूद पड़ा और अपनी तलवार से उस पर जोरदार वार किया। तलवार की ऊर्जा तुरंत शरीर में प्रवेश कर गई और समुद्र राजा के मस्तिष्क को नष्ट कर दिया। अंतहीन तलवार की ऊर्जा ने सब कुछ छिन भिन कर दिया और सागर राजा तुरंत मर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जिया लुओ दूसरे सागर राजा की ओर बढ़ता रहा। दो साथियों की अचानक मौत से सी किंग्स को तुरंत एहसास हो गया कि जिया लुओ ही उनके लिए असली खतरा था। एक एक करके उन्होंने जहाज पर हमला करने के अपने प्रयास छोड़ दिए और इसके बजाय जिया लुओ को घेर लिया। जिया लुओ पहले से ही मृत सागर राजा की लाश पर खड़ा था, अपनी तलवार पकड़े हुए और शेष सागर राजाओं को देख रहा था। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति थी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। एक विशाल स्क्विड ने अपने तंबू लहराए और जिया लुओ पर हमला कर दिया। जिया लुओ ने जल्दी से अपना बचाव किया। वह 100 मीटर बड़े स्क्विड से सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। यदि जिया लुओ गलत नहीं था तो ये स्क्विड इन समुद्री राजाओं का नेता था। स्क्विड के हमले को देखकर अन्य समुद्री राजा भी आगे बढ़ गए। हालांकि इससे जिया लुओ को पैंतरेबाजी करने की गुंजाइश मिल गई। उसके चारों ओर के समुद्री राजा बहुत बड़े थे, लेकिन जिया लुओ की 2 मीटर से कम ऊंचाई एक फायदा बन गई। जिया लुओ विभिन्न समुद्री राजाओं के सिरों पर कूदता रहा, जिससे विभिन्न प्रकार के हमले उन पर ही हुए। जिया लुओ ने कभी कभी अपना फ्लाइंग स्लैश भी चलाया। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, जिया लुओ ने 2 और लोगों को मार डाला था। ओह गर्जन! जिया लुओ को घेरने वाले समुद्री राजा क्रोध में दहाड़ने लगे। लेकिन वहां घबराहट की आवाजें भी थीं। कुछ छोटे समुद्री राजा पहले ही समुद्र में गोता लगा चुके थे और जिया लुओ के अवलोकन हाकी से गायब हो गए थे। अब सतह पर केवल 3 सी किंग्स बचे थे। उनमें से एक स्क्विड सी किंग भी था। मूलतः अशांत समुद्र आश्चर्यजनक रूप से पुनः शांत हो गया था। 3 समुद्री राजाओं ने जिया लुओ को घेर लिया। जिया लुओ भी सतर्क था, किसी भी क्षण जवाबी हमला करने के लिए तैयार। जिया लुओ का पीछा कर रहे 4 जहाज बहुत पहले ही लहरों में बहकर युद्ध के मैदान से दूर चले गए थे। चालक दल के सदस्य दूरबीन से जिया लुओ की लड़ाई देख रहे थे। जिया लुओ ने निगल लिया। उसे बेचैनी महसूस हुई। अचानक उसके मन में एक छवि उभरी। जिया लुओ ने भागने के लिए जल्दी से मून वॉक का इस्तेमाल किया। जिस क्षण जिया लू ने कदम बढ़ाया, जिया लू के सामने मौजूद स्क्विड ने भारी मात्रा में स्याही उगल दी और उस स्थान की ओर छिड़क दी जहां जिया लू खड़ा था। तुरंत ही जहां जिया लुओ खड़ा था, उसके 100 मीटर के भीतर समुद्र की सतह काली हो गई। ये दृश्य देखकर जिया लुओ, जो हवा में था, भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। स्याही के कारण नहीं, लेकिन स्क्विड की स्याही वास्तव में संक्षारक थी, जिसकी जिया लू ने उम्मीद नहीं की थी। समुद्र राजा की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही पूरी तरह से सड़ चुकी थी और सिकुड़ चुकी थी। ये किस तरह का समुद्री राजा है? इसमें तो जंग भी लग गई है। यह एनीमे में क्यों नहीं था? जिया लुओ ने आश्चर्य से कहा। सौभाग्य से मेरे ऑब्जर्वेशन हकी ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया, अन्यथा मैं आज सचमुच मर गया होता। जिया लुओ ने डरते हुए कहा। फिर गहरा क्रोध आया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उस विशाल स्क्विड को देखा जो उसे घूर रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और झूला झूल गया। 10 मीटर से अधिक ऊंची एक लहर स्क्विड की ओर बढ़ी। स्क्विड का विशाल शरीर इतना तेज नहीं था कि वह बच सके। वह केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने तंतु ऊपर उठा सकता था। जब स्लैश तरंग ने स्पर्शकों पर प्रहार किया तो उसने तुरंत उन्हें आधे में काट दिया। ओह! एक जोरदार चीख गूंजी। स्क्विड के शरीर से भारी मात्रा में स्याही निकली और वह चारों ओर बिखर गई। इससे उसके पास खड़े 2 समुद्री राजा अचंभित हो गए और वे तुरंत वहां से भाग गए। उसकी दर्दनाक चीखों का फायदा उठाते हुए जिया लुओ ने हवा में एक और कदम बढ़ाया, अपनी लंबी तलवार लेकर और तलवार घुमाते हुए स्क्विड की ओर दौड़ा। तुरंत उसने स्क्विड को ऊपर से नीचे तक आधा आधा बांध दिया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 11 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #12 अध्याय 12 महापौर का निमंत्रण। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। विशालकाय समुद्री राजा स्क्विड तुरंत मर गया और उसके शरीर से अनगिनत स्याही की धारें निकलीं। जिया लुओ के लिए खड़े होने की भी जगह नहीं थी। वह केवल उसके शरीर पर ही पैर रख सकता था। अन्य 2 समुद्री राजाओं ने अपने मालिक को तुरंत मरते देखा, अपनी पूंछ फड़फड़ाई और समुद्र में कूद पड़े और एक पल में जिया लुओ के अवलोकन हाकी से गायब हो गए। जिया लुओ ने समुद्र पर तैरती स्क्विड की लाश पर कदम रखा और अपने चारों ओर काले समुद्र को देखा। उसने 5 समुद्री राजाओं को मार डाला और बाकी भाग गए। तबाह हो चुके समुद्र को देखते हुए जिया लुओ अपने नितंबों के बल बैठ गया। लगातार उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों से उनकी सहनशक्ति बहुत कम हो गई थी और वे बहुत थक गए थे। जिया लुओ स्क्विड की लाश पर बैठ गया और उसने अपने आदमियों को उसे उठाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसकी ताकत को पुनः प्राप्त किया। इसके अलावा समुद्र स्क्विड की संक्षारक स्याही से भरा हुआ था और जिया लुओ ने उनसे नाव को पार करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। लगभग आधे घंटे के बाद समुद्र पर लगी स्याही अंततः थोड़ी सी गायब हो गई। जिया लुओ ने चारों जहाजों की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। जो पर्यवेक्षक उन 4 जहाजों पर नजर रख रहे थे, उन्होंने तुरंत जिया लुओ के निर्देशों को समझ लिया। तुरंत ही 4 जहाजों में से एक जहाज रवाना हुआ और धीरे धीरे जिया लुओ की ओर बढ़ा।
कुछ ही देर में जियालुओ नाव पर कूद गया। जल्दी करो, इन समुद्री राजाओं की लाशों को खींच कर ले जाओ और इस समुद्री क्षेत्र को तुरंत छोड़ दो। जियालुओ ने नाव पर चढ़ते ही निर्देश दिए। उसे डर था कि अगर वह यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो बड़े समुद्री राजा आ जाएंगे। वह पहले से ही 100 मीटर वाले से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था और अगर 1000 मीटर वाला आ गया तो जियालुओ बस हार मान सकता था। हाँ बॉस। जहाज पर सवार 1 दर्जन से अधिक चालक दल के सदस्यों ने हुक फेंके, समुद्री राजाओं की लाशों को हुक से बांधा और फिर समुद्री जहाज को नियंत्रित कर अपने 3 जहाजों की ओर रवाना किया। चारों जहाजों पर केवल 1 दर्जन लोग थे और उनकी गति धीमी थी। चारों जहाजों के जुड़ जाने के बाद वे चारों समुद्री राजाओं को अपने छोटे से द्वीप की ओर खींच ले गए। मूल रूप से 5 थे, लेकिन उनमें से एक स्क्विड की स्याही से प्रदूषित हो गया था और जियालू ने उसे खाने के लिए वापस खींचने की हिम्मत नहीं की। चारों जहाज तुरंत इस समुद्री क्षेत्र से चले गए और यह समुद्री क्षेत्र फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नाविक ने मार्ग पर नजर रखी। जियालू को इस बात की चिंता नहीं थी कि नाव भटक जाएगी। इस समय जियालू डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। 4 समुद्री राजाओं के इस शिकार से उनका पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हालांकि यह विचार करते हुए कि वे समुद्री राजा वापस आ सकते हैं, जियालू ने वापस जाने का फैसला किया। इसके अलावा हालांकि इस बार शिकार किए गए समुद्री राजा संख्या में कम लग रहे थे, लेकिन उनका आकार वास्तव में बहुत बड़ा था। वे सभी लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे, जो जियालुओ के लिए 1 महीने तक खाने के लिए पर्याप्त था। 1 महीने के बाद जियालुओ फिर से लोगों को शिकार करने के लिए यहाँ लाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह यात्रा बहुत सफल रही। उन्होंने एक बहुत ही नया समुद्री डाकू जहाज, साथ ही उन 10 मिलियन इनामों पर कब्जा कर लिया और जब समय आएगा तो वे इनाम के बदले में किसी को नौसेना जी8 शाखा में भेज सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी आय भी है। जहाज शीघ्र ही उस छोटे द्वीप पर पहुंच गया जहां से वे चले थे। समुद्र पर काले धब्बे को देखकर वे सभी जानते थे कि यह उनका घर है। द्वीप को देखते ही पहली बार समुद्र में गए कई युवा रो पड़े। इस बार वे लगभग मर ही गए थे और यदि उनके बॉस न होते तो उन्हें बहुत पहले ही समुद्र में फेंक दिया गया होता। कुछ समय तक छोटे भाई जियालू को श्रद्धा भरी नजरों से देखते रहे। जियालुओ ने भी कई छोटे भाइयों की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा और तैयार भोजन खाना जारी रखा। जहाज शीघ्रता से बंदरगाह के सामने आ गया। अनगिनत नगरवासी, बंदरगाह कर्मचारी और व्यापारी ये दृश्य देखने के लिए वहां पहुंचे। वे या तो इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि चौथा जहाज कहां से आया, या फिर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि 4 जहाज अपने पीछे 4 विशालकाय जहाजों को खींच रहे थे। ये सही है, इन नगरवासियों की नजर में लगभग 100 मीटर लंबे समुद्री राजा विशालकाय हैं। यदि वे व्यापारी जहाज या मछली पकड़ने वाली नावें इन समुद्री राजाओं को देख लेते तो उनका जहाज नष्ट हो जाता और लोग मारे जाते। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो वास्तव में समुद्री राजाओं का शिकार कर सकता था। जहाज के तट पर पहुंचने के बाद जियालुओ सबसे पहले नीचे कूद गया और इवान, जिसे ये समाचार मिल गया था, काले सूट पहने 20 से अधिक लोगों के साथ सुबह सुबह किनारे पर खड़ा था। इवान के पीछे 5 सुंदर दासियां आदरपूर्वक खड़ी थीं। जियालुओ के जहाज से उतरते ही इवान तुरंत उसके पास चला आया। बॉस, ये यात्रा कैसी रही? क्या आपको कुछ लाभ हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? इवान ने हल्का सा झुककर पूछा। जियालुओ ने अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए टूथपिक से अपने दांत साफ किए। बुरा नहीं है, हालांकि यह थोड़ा खतरनाक था, फिर भी इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हमने लगभग 100 मीटर के 4 समुद्री राजाओं को काटा और एक समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा कर लिया। आप बाद में उस समुद्री डाकू कप्तान का सिर ले सकते हैं और कुछ इनाम के बदले में पास की जी8 शाखा में जा सकते हैं। जियालुओ ने किनारे की ओर चलते हुए कहा। इवान चुपचाप जियालुओ के पास गया और नोट्स लेने लगा। जियालुओ के निर्देश समाप्त होने के बाद इवान ने कहा, ठीक है बॉस, मैं बाद में ये काम करने के लिए किसी का प्रबंध कर दूंगा। अब जियालुओ के कारण वाइल्ड वुल्फ गैंग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें बहुत से लोग हैं। इवान को सब कुछ खुद ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, जाओ और कुछ और खाना बनाओ, मैं नहाना चाहता हूँ, जियालुओ ने फिर कहा। इवान ने सिर हिलाया और पीछे देखा और पीछे आने वाली 5 नौकरानियां भी तुरंत समझ गईं और सबसे पहले विला की ओर चल दी। मिस्टर जियालुओ। रास्ते में नगरवासियों और व्यापारियों की आवाजें उन्हें बधाई दे रही थीं। जियालुओ को अब इसकी आदत हो गई है। मिस्टर जियालुओ, शहर का मुखिया आपको ढूंढ रहा है। जैसे ही जियालुओ घर जाने वाला था, सुरक्षा दल की वर्दी में एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और जियालुओ से सम्मानपूर्वक बोला। जियालुओ इस आदमी को जानता था क्योंकि वह अक्सर जंगली भेड़िया गिरोह के कारण उससे निपटता था। नगर प्रमुख। जियालुओ ये नाम सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। शहर का मुखिया उसे क्यों ढूंढ रहा है? यद्यपि वह हैरान था, फिर भी जियालुओ ने सुरक्षा दल के कप्तान का पीछा किया। वह ये भी देखना चाहता था कि नगर प्रमुख क्या चाहता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली बार जब उसने विनाश करने आए समुद्री लुटेरों को मारा था तो उसे शहर के मुखिया ने नहीं लिया था, लेकिन आज उसे शहर के मुखिया ने बुलाया था। मुझे नहीं पता कि वह क्या चाहता है। इवान को हाथ हिलाकर नमस्कार करते हुए जियालुओ सुरक्षा कप्तान के पीछे चला गया। कुछ ही देर में सुरक्षा दल के कप्तान जियालुओ को एक कॉफी शॉप में ले गए। जियालुओ अंदर गया और उसने शहर के मुखिया को नहीं देखा, बल्कि केवल एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखा जो रत्नों से भरा हुआ था। सुरक्षा दल का कप्तान जियालुओ को इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास ले गया और फिर झुककर पीछे हट गया। तुम हो? जियालुओ ने भौहें सिकुड़ी और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। उसके दिल में थोड़ा दुख महसूस हुआ। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैंने बहुत समय पहले सुना था कि हमारे केन द्वीप पर एक नायक है। ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरा नाम रैंडोल्फ चेम्बरलेन है। मैं केन द्वीप का नया नगर प्रमुख हूँ। केन द्वीप के नायक, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। रैंडोल्फ चेम्बरलेन खड़े हुए और जियालुओ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियालुओ ने दूसरे पक्ष के बढ़े हुए हाथ को देखा और एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गया, फिर उसे हिला दिया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 12 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #13 अध्याय 13 शिपिंग किंग। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। उन्होंने हाथ मिलाया। चार्लोट ने तुरंत ही दूसरे पक्ष के मन में चल रहे विचारों को भांप लिया। ये बच्चा कैम आइलैंड का हीरो है। वह बहुत छोटा है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चार्लोट को यही महसूस हुआ जब उसने दूसरे पक्ष के हाथ को छुआ।
क्या सचमुच कुछ गड़बड़ है? चार्लोट अपने दिल में सतर्क थी। नमस्ते मिस्टर चेम्बरलेन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछले शहर प्रमुख कहाँ चले गए? चार्लोट ने अभी भी उसका हाथ पकड़कर उसका अभिवादन किया। चेम्बरलेन ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा हिलाने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसे हाथ पकड़े रहने दिया। क्या ये बच्चा समलैंगिक है? रैंडोल्फ चेम्बरलेन ने खुद से कहा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं बताया। अरे वाह, उसने तो सचमुच कहा कि मैं समलैंगिक हूँ। चार्लोट के सिर पर काली रेखाएं थीं। पिछले नगर प्रमुख बुढ़ापे के कारण सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने ये पद मुझे दे दिया। मुझे नहीं पता कि अब वे कहाँ हैं। मैंने सुना है कि वे यात्रा पर गए हैं। चेम्बरलेन ने सोचने का नाटक किया। अरे, इस बच्चे के पास इतने सारे सवाल क्यों हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया? उस बूढ़े आदमी ने मुझसे 400 मिलियन बैरीज ठग लिए और भाग गया। मैं अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ। चेम्बरलेन ने मन ही मन कोसा। चार्लोट ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पुराने शहर के मुखिया को इस चेम्बरलेन ने मार दिया है। अगर ऐसा है तो उसे कम उसका बदला तो लेना ही होगा। उसे किसने बताया कि जब वह बच्चा था तो उसे शहर के पुराने मुखिया का अनुग्रह प्राप्त हुआ था? तो फिर मुझे आश्चर्य है कि नगर प्रमुख का मुझसे क्या काम है? चार्लोट ने पूछना जारी रखा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। मैं बस पदभार संभालते ही हमारे केम आइलैंड के हीरो से मिलना चाहता था और आपको जानना चाहता था। मुझे भविष्य में आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। चेम्बरलेन ने चार्लोट से हाथ मिलाया और उसके चेहरे पर एक मूर्ति को देखने की इच्छा का भाव दिखाई दिया। यदि चार्लोट में मन पड़ने की क्षमता नहीं होती तो वह सचमुच इस मोटे सिर वाले कमीने द्वारा धोखा खा जाता। मैं समुद्री परिवहन राजा ओमिस का अधीनस्थ हूँ और मैं विशेष रूप से स्थिति को खोलने के लिए ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग में आया था। ये द्वीप हमारा अग्रिम क्षेत्र है। समुद्री परिवहन का राजा। चार्लोट ने अपने दिल में समुद्री परिवहन राजा का नाम सुना। ये बाद की पीढ़ियों में अंधेरी दुनिया के प्रसिद्ध 6 भूमिगत राजाओं में से एक है। उनकी नजर इस जगह पर है। यह एक अच्छी चीज नहीं है। चार्लोट को उदास देखकर चेम्बरलेन दंग रह गया। मिस्टर चार्लोट, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? चार्लोट को भौचक्का देखकर चेम्बरलेन ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था और ध्यान भटक गया। चार्लोट मुस्कुराई, दूसरे पक्ष का हाथ छोड़ा और कहा, ओह, क्या मिस्टर चार्लोट व्यस्त हैं? चार्लोट को अपना हाथ छोड़ते देख चेम्बरलेन ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, फिर बैठ गया और पूछा। चार्लोट भी उसके सामने बैठी थी। ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ मामूली बातें हैं। यह अच्छी बात है। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो मेरे पास आ जाना। मैं जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। चेम्बरलेन ने अंगूठी से भरे हाथ से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। ठीक है, मैं भविष्य में आपको परेशान करूंगा, श्रीमान टाउन चीफ। चार्लोट ने कहा। मिस्टर टाउन चीफ शब्द सुनकर चेम्बरलेन मुस्कुराए और अपना गिलास उठाया। मैं कुछ दिनों में एक भोज का आयोजन करूंगी और मैं कैम आइलैंड के नायक श्री चार्लोट को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और मेरा समर्थन करें। चेम्बरलेन ने चार्लोट को देखा और आमंत्रित किया। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। चार्लोट को अब यह भी पता चल गया था कि शहर का मुखिया क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह बस इस द्वीप को सी ट्रांसपोर्ट किंग के परिवहन मार्ग में एक स्थानांतरण स्टेशन में बदलना चाहता था और चार्लोट से मदद मांगना चाहता था। चार्लोट, जो एक स्थानीय महिला थी, के साथ मिलकर चेम्बरलेन का काम भी तेजी से पूरा किया जा सका। दोनों ने गिलास टकराए और कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर अलग हो गए। चार्लोट कॉफी शॉप से बाहर चली गई। किसने सोचा होगा कि कॉफी शॉप में रेड वाइन भी मिलेगी। कुछ नशे में धुत चार्लोट विला में लौट आई। यह एक तरह से हास्यास्पद है। मुझे ट्रांसमाइग्रेट हुए 4 साल हो चुके हैं और मैंने पहली बार शराब एक कॉफी शॉप में पी थी। ये भी एक तरह से अद्भुत है। युवा मास्टर, मालिक। चार्लोट को लड़खड़ाते हुए चलते देख 5 छोटी सेविकाएं और इवान तुरंत चार्लोट की मदद के लिए दौड़े। इससे चार्लोट को तुरंत बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने साथ 2 नौकरानियों को खड़ा देखकर चार्लोट के दिल में थोड़ी गर्मी सी महसूस हुई। क्या मैं अभी तक घर आया हूँ? चार्लोट ने लाल चेहरे से उसके विला को देखा, फिर इवान के समर्थन को नजरअंदाज कर दिया, दोनों नौकरानियों को गले लगाया और कमरे की ओर चली गई। इससे अन्य 3 नौकरानियों के चेहरे बहुत लाल हो गए और इवान भी बहुत शर्मिंदा हुआ। तुम तीनों दरवाजे की रखवाली करो, इवान ने बाकी 3 नौकरानियों से कहा, फिर मुड़कर चला गया। आखिरकार वह एक पुरुष जो कुछ घटित होने वाला था उसके समय उपस्थित नहीं हो सकता था। तीनों नौकरानियां लाल चेहरे के साथ कमरे के बाहर खड़ी रहीं। अल्पविराम। अगले दिन सूरज आसमान में ऊंचा था। चार्लोट धीरे धीरे जाग उठी। चार्लोट उठकर बैठी, उसके सिर को छुआ और अपना सिर हिलाया। उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। उसने कल बहुत ज्यादा शराब पी ली। जैसे ही चार्लोट जागा, उसने अपनी छाती पर 2 चिकने हाथ पाए। चार्लोट ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बाईं दाईं ओर देखने लगी। माथा और जेनी उसके साथ क्यों थी? उसने अपने पास अस्त व्यस्त और फटे हुए कपड़े पहने पड़ी 2 नौकरानियों को देखा। कल उसने क्या किया? चार्लोट ने जल्दी से रजाई उठा ली। तुरंत ही वसंत का प्रकाश प्रकट हो गया। चार्लोट ने जल्दी से रजाई फिर से खींच ली। चार्लोट की तेज हरकतों से माथा और जेनी तुरंत जाग गईं। युवा मास्टर। जैसे ही माथा और जेनी ने चार्लोट को जागते देखा, वे तुरंत बिस्तर से उठ गईं। उसके सामने नग्न खड़े थे, उनके शरीर पर एक भी धागा नहीं था। चार्लोट का चेहरा तुरंत लाल हो गया। माथा और जेनी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके चेहरे तुरंत शर्म से लाल हो गए। जी उठो, चार्लोट हकलाने लगी, फिर जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे, उन्हें पहना और जल्दी से बाहर चली गई। तीनों नौकरानियां स्तब्ध रह गईं। तभी तीनों नौकरानियों ने बिस्तर पर लेटी हुई 2 महिलाओं को ईर्ष्या से देखा। चार्लोट किसी को भी अपने पीछे आने दिए बिना अकेले ही विला से बाहर चली गई। वह अपनी कमर में एक तलवार भी बांधे रहता था। उसे शांत होने की जरूरत थी। पिछली रात की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं और उसे शांत होकर इस वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत थी। एक कुंवारी लड़की के रूप में जो अपने पिछले जन्म में 30 वर्ष से अधिक की थी, वह थोड़ा उलझन में थी जब उसके पास अचानक 2 महिलाएं थीं। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और समुद्र तट पर अपने दिल की कुंठा को जमकर व्यक्त किया। कुछ समय के लिए समुद्र तट पर तलवार की ऊर्जा व्याप्त हो गई। उन्होंने समुद्र तट पर 1 दर्जन गहरी खाइयों को भी खोदा। हालांकि ये खड्डे समुद्र के बढ़ते पानी के कारण जल्दी ही बह गईं। चार्लोट ने लापरवाही से कुछ तलवार ऊर्जा वार करने के बाद उसने धीरे धीरे अपने दिल को आराम दिया। उसे एक प्रकार का ऋषि समय का एहसास हुआ। तभी चार्लोट की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। चार्लोट को केंद्र में रखते ही चार्लोट के शरीर से तुरंत ही एक गति फूट पड़ी। यह विजेता का हक ही था। पिछली बार जब यह विस्फोट हुआ था, उसके बाद चार्लोट ने इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह गलती से जारी हो जाएगा। चार्लोट ने तुरंत अपने मन पर काबू पा लिया और अपने शरीर में विजेता की हकी को महसूस किया। वह इस भावना को याद रखना चाहता था ताकि वह इसे नियंत्रित कर सके। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 13 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #14 अध्याय 14 अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण देना। AI मॉडल जैमिनी -2.0/0/001। बहुत समय के बाद जैसे ही विजेता की हॉकी विलुप्त होने वाली थी, जियालुओ की आंखें अचानक खुल गईं। जियालू से एक बार फिर एक अदृश्य आभा फूट पड़ी। इस बार विजेता की हॉकी पहले से भी अधिक तीव्र थी। लहरें हिल गईं, जिससे लहरें पैदा हो गईं। समुद्र तट पर पड़े नारियल के पत्ते भी हिलाए गए। जियालुओ ने समुद्री मछली को देखा जो उसके विजेता की हॉकी द्वारा बेहोश कर दी गई थी और दिल खोलकर हंसा। मैं सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हूं। जियालुओ के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत अपना विजेता हॉकी वापस ले लिया। आसपास का वातावरण पुनः शांत हो गया। केवल समुद्री मछलियां ही जानती थीं कि क्या हुआ था। वे लहरों के साथ समुद्र तट पर आ गई थीं। हा, मैंने अंततः विजेता के हॉकी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। मैं शक्तिशाली की श्रेणी में एक और कदम आगे बढ़ गया हूं। जियालुओ ने अपने हाथ में लंबी तलवार को बेतहाशा घुमाया। समुद्र तट पर तलवार की क्यू के निशान लगातार दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तलवार क्यू की लंबाई भी बड़ी हो गई थी। यह दृश्य देखकर वह पुनः प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। वह बिना किसी रोक टोक के तलवार चलाता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। ... जियालुओ के प्रशिक्षण में समय धीरे धीरे बीतता गया। उन्होंने मूल रूप से 18 वर्ष की आयु में यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन योजना में परिवर्तन नहीं हो सका। जियालुओ का जहाज अभी तक तैयार नहीं था, जो बहुत असुविधाजनक था। जियालुओ संभवतः लफी की तरह एक बैरल में नहीं बैठ सकता था और रवाना नहीं हो सकता था। जियालुओ नहीं चाहता था। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से समुद्र में भी शांति नहीं रही है। रॉक्स पायरेट्स के उत्पात के कारण समुद्र में समुद्री डाकुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। मूलतः हर महीने एक समुद्री डाकू जहाज बंदरगाह पर लूटने के लिए आता था, और इनमें से कुछ लोगों को जियालुओ ने मार डाला और उनके बदले में इनाम की राशि दे दी। इनाम की राशि हमेशा जियालू के अधीनस्थों द्वारा एकत्र की जाती थी और किसी ने जियालू पर ध्यान नहीं दिया। और जियालुओ द्वारा समुद्री डाकुओं को खत्म करने के कारण यह द्वीप बहुत सुरक्षित था, और क्योंकि यह उमिस के लिए समुद्री परिवहन का पारगमन स्टेशन बन गया, इसलिए यह समृद्ध भी हो गया। द्वीप पर लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी। 5 साल पहले 1000 से बढ़कर अब 7000 से अधिक हो गई है, जो कई गुना अधिक है। और ये सभी लोग नई दुनिया के दूसरे हिस्से से आए शरणार्थी थे और कुछ को जियालुओ द्वारा बचाया गया था। और समुद्री परिवहन राजा के अधीनस्थ झांग बोलुन ने जब से जियालू के समुद्री डाकुओं को मारने के तरीके देखे थे, जियालू का सामना करते ही उसका चेहरा तुरंत बदल जाता था और वह जियालू से हर बात पर चर्चा करता था, जिससे जियालू नाराज हो जाती थी। अंततः उसने इवान को बाहर धकेल दिया और उससे चर्चा करने को कहा। और क्योंकि समुद्री डाकुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, जियालुओ को सभी समुद्री डाकुओं के खिलाफ अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता था। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में जियालुओ ने 50 से अधिक अधीनस्थों को कुछ प्रतिभाओं के साथ चुना और अवलोकन हकी का उपयोग करके यह महसूस किया कि वे सभी उसके वफादार अनुयायी थे। जियालुओ ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सप्ताह में एक दिन निकालने का निर्णय लिया। ये लोग या तो जियालुओ के भाई थे या जियालुओ द्वारा बचाए गए दास थे। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए जियालुओ का अनुसरण किया और अब वे इसमें अच्छे भी हो गए थे। साधारण समुद्री डाकू उनके करीब नहीं आ सकते थे। कुछ लोगों ने तो नेवी 6 स्टाइल्स में से 1 या 2 भी सीख ली थी। जब जियालुओ यात्रा पर निकलेगा तो ये लोग उसकी मदद करेंगे। जियालुओ ने कुछ लोगों को समुद्री ज्ञान सीखने के लिए भी व्यवस्थित किया था। जियालुओ ने झांग बोलुन से इस समस्या को सुलझाने में मदद करने को कहा। वह समुद्री परिवहन राजा के अधीनस्थ थे। वह कई नाविकों, डॉक्टरों और जहाज निर्माताओं को जानता होगा। और नाविक सबसे महत्वपूर्ण था। जियालू ने इवान से नाविक के साथ अध्ययन करने के लिए कुछ विश्वासपात्रों का चयन करने के लिए कहा और जियालू की दर्जन भर नौकरानियों को अध्ययन करने देने के लिए कुछ डॉक्टरों की भर्ती की। पिछले कुछ महीनों में जियालुओ ने कई गुलामों को बचाया था जिन्हें बेच दिया गया था, जिनमें से कई महिला दास थी और उनमें से कई के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जियालुओ ने उनकी सेवा करने की व्यवस्था की। जहाज बनाने वालों और रसोइयों के बारे में तो कहना और भी अनावश्यक था। इस छोटे से द्वीप पर पहले से तैयार जहाज मौजूद थे और जब वह ऑर्डर देते थे तो वे तुरंत 1 दर्जन से अधिक जहाज बनाने वालों और रसोइयों को इकट्ठा कर लेते थे। नाविक, रसोइया, जहाज निर्माता, ये तीनों नौकायन के लिए आवश्यक प्रतिभाएं थीं। जियालुओ के पास ये सब था, केवल जहाज ही बचा था। मूल रूप से जियालुओ ने केवल 50 मीटर से अधिक लंबा जहाज बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि लागत पर्याप्त नहीं थी, लेकिन समुद्री डाकुओं की वृद्धि के साथ जियालुओ की बेली भी तेजी से बढ़ी। अब जियालुओ को उन सुरक्षा शुल्कों की भी परवाह नहीं थी। और जब झांग बोलुन को पता चला कि जियालुओ एक जहाज बना रहा है, तो उसने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। वह जानता था कि जियालू कोई तालाब जैसी चीज नहीं है। इस वर्ष उसने जितने समुद्री लुटेरों को मारा था उनकी संख्या 1000 से अधिक हो चुकी थी। और यह मामला उन्होंने समुद्री परिवहन राजा को भी सूचित किया। समुद्री परिवहन राजा ने तुरंत जियालुओ में अपनी रुचि व्यक्त की। उन्होंने जियालुओ के बारे में जानकारी एकत्र की और जब उन्होंने देखा कि जियालुओ केवल 18 वर्ष की थी, उसने मन ही मन सोचा कि कोई राक्षस प्रकट हो गया है। फिर उसने झांग बोलुन से जियालुओ से दोस्ती करने को कहा, लेकिन वह अपनी पहचान नहीं बता सका। इस तरह झांग बोलुन ने जियालुओ की हर इच्छा का समर्थन किया। अगर उसे एक नाविक चाहिए होता तो वह जियालू के लिए एक नाविक की भर्ती करता। अगर उसे सामग्री चाहिए होती तो वह सीधे जियालू के लिए सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त करता। यद्यपि यह शीर्ष स्तरीय एडम ट्रेजर ट्री नहीं था, फिर भी यह एडम ट्रेजर ट्री के अलावा सबसे अच्छी सामग्री थी। जब जियालुओ ने देखा कि उसके पास धन, सामग्री और जहाज बनाने वाले सब कुछ है, तो जियालुओ ने सीधे हाथ हिला दिया। एक विशाल जहाज बनाएं जो 100 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा हो। अब यह जहाज बंदरगाह में बनाया जा रहा था और अनुमान लगाया जा रहा था कि यह लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था। जहाज बनाने वाले बहुत कम थे। पूरे द्वीप पर केवल 7000 से अधिक लोग थे और जहाज बनाने वाले केवल 70 से अधिक थे। उनमें से केवल 20 जहाज निर्माता ही जियालुओ के लिए जहाज बना रहे थे। जियालुओ जल्दी में नहीं था, वह पहले से ही हकी आयुध में निपुण था।
अब वह या तो अपने छोटे भाइयों को प्रशिक्षित करता है या हर दिन आर्मामेंट हकी की खेती करता है। जीवन को पूर्ण माना जाता था। जहां तक आर्मामेंट हकी का सवाल है, इसकी शुरुआत 3 महीने पहले समुद्री डाकुओं के एक समूह के साथ मिलकर हुई थी। 100 मिलियन का इनाम वाला एक बड़ा समुद्री डाकू अचानक कामे द्वीप के बंदरगाह पर प्रकट हुआ। जिया लुओ को तुरंत ही दूसरे पक्ष की गहरी दुर्भावना का एहसास हो गया। जिया लुओ ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और तुरंत एक फ्लाइंग स्लैश का इस्तेमाल किया। 30 मीटर लंबे फ्लाइंग स्लैश ने तुरंत ही सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली और उस समुद्री डाकू जहाज पर हमला कर दिया जो बंदरगाह की ओर जाने की सोच रहा था। उसने सोचा था कि समुद्री डाकुओं का यह समूह तुरंत ही मारा जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कोई अचानक से बाहर निकलकर समुद्री डाकुओं के जहाज के सामने आ जाएगा और मुट्ठियों के बल पर उसके हमले को बलपूर्वक रोक देगा। हालांकि वह घायल था, फिर भी उसने इसे सफलतापूर्वक रोक दिया, जिससे जिया लुओ की थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। दूसरी ओर के समुद्री डाकुओं के समूह को अपना जहाज बंदरगाह पर खड़ा करने दीजिए। हालांकि जिया लुओ ने बंदरगाह में मौजूद लोगों को पहले ही पीछे हटने दिया, जिससे वह समुद्री डाकुओं के इस समूह का सामना करने के लिए अकेला रह गया। समुद्री डाकुओं का यह समूह अपने नाम के अनुरूप ही समुद्री डाकुओं का समूह था। बंदरगाह से दसियों मीटर की दूरी पर जहाज पर एक के बाद एक गोले दागे गए, जिससे बंदरगाह पर तोपों से हमला किया गया। लेकिन जिया लुओ ने इन गोलों को अपनी आंखों में नहीं डाला और अपनी तलवार के एक सहज झटके से ये सभी गोले बिना एक भी बचे हवा में फट गए। जिया लुओ के निरीक्षण हाकी के तहत सभी गोले समुद्र में गिर गए। जैसे ही जिया लुओ दूसरे पक्ष के हमले का इंतजार कर रहा था, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ, जिससे जिया लुओ हैरान हो गया। शरद ऋतु आ चुकी थी और सर्दी आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसे ठंड कैसे लग सकती थी? रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 14 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #15 अध्याय 15 सशस्त्र सेक्स दबंग। AI मॉडल जैमिनी -2.0/0001। एक ठंडक बंदरगाह की ओर बह रही थी। जिया लुओ ने निकट आते जहाज को गौर से देखा। वह पहले से ही अपने सामने समुद्री डाकुओं के जहाज से आती ठंड को महसूस कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिया लुओ को पता था कि जहाज पर एक डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता अवश्य होगा। सचमुच, जैसे ही वे बंदरगाह के पास पहुंचे, समुद्र की सतह पर बर्फ की एक पतली परत जम गई, हालांकि वह बहुत मोटी नहीं थी। क्या यह हाई साइज फल एक लोबिया प्रकार शैतान फल हो सकता है? जिया लुओ ने मन ही मन अनुमान लगाया। समयरेखा की गणना करने पर पता चलता है कि भावी एडमिरल ऑकिजी ने अभी तक शैतान फल नहीं खाया है। क्या ये समुद्री डाकू कप्तान पूर्व आइस आइस फ्रूट उपयोगकर्ता हो सकता है? यदि ऐसा है तो ये परेशानी वाली बात है। मैं आर्मामेंट हकी नहीं जानता। जैसे ही समुद्री डाकू जहाज करीब आया, जहाज पर सवार समुद्री डाकू लंबी तलवारें और आग्नेयास्त्र लेकर एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। सबसे अंत में वह कप्तान कूदा जिसने पहले जिया लुओ के वार को रोका था। कप्तान की टोपी पहने हुए समुद्री डाकू ने देखा कि बंदरगाह में उसके सामने केवल एक नाजुक सा दिखने वाला युवक खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। बच्चे, क्या अभी जो स्लैश तुमने किया था? समुद्री लुटेरों के कप्तान ने पूछा। उसके होठों से ठंडी हवा निकल रही थी। इससे जिया लुओ और भी अधिक सतर्क हो गया। हाँ, यह मैं ही था। समुद्री डाकुओं का यहाँ स्वागत नहीं है, जिया लुओ ने आगे बढ़ते हुए कहा। जिया लुओ की बातें सुनकर समुद्री डाकू कप्तान अचंभित रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। हा, बच्चे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जैसा छोटा सा शैतान तलवारबाज की तरह वार कर सकता है? क्या तुम अभी जाग रहे हो? जैसे ही समुद्री डाकू कप्तान की आवाज गिरी, आसपास के 50-60 समुद्री डाकू भी जोर से हंसने लगे। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ कैप्टन। ये बच्चा कहता है कि यहाँ समुद्री डाकुओं का स्वागत नहीं है। हम समुद्री डाकू जहाँ चाहे जा सकते हैं, ये तय करना उसके हाथ में नहीं है। इतने सारे समुद्री लुटेरों को उस पर हंसते देखकर जिया लुओ नाराज नहीं था। अपने हाथ की एक लहर के साथ तलवार की ऊर्जा का एक 30 मीटर लंबा चाप उन समुद्री लुटेरों की ओर उड़ा जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। टकराना। जो समुद्री डाकू जिया लुओ पर हंस रहे थे, वे चुप हो गए, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण पहले उनके 30 से अधिक साथी एक ही बार से मारे गए थे। गल्प। किसी ने जोर से निगल लिया। शांत वातावरण में ध्वनि असामान्य रूप से स्पष्ट थी। कैप्टन, वह सचमुच एक तलवारबाज है। जिया लुओ द्वारा किए गए हमले को देखकर शेष समुद्री डाकू अपने कप्तान के पीछे छिप गए और जिया लुओ को घबराहट से देखने लगे। अरे, मैं अंधा नहीं हूं। समुद्री डाकू कप्तान ने जिया लुओ का स्लैश भी देखा था। उनकी भौहों पर बल पड़े। समुद्री डाकू कप्तान आगे बढ़ा। बच्चे, हमारे चिलिंग क्रू में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम शामिल हो गए तो मैं तुम्हारी पिछली हरकतों को माफ कर दूंगा, क्या ख्याल है? समुद्री डाकू कप्तान ने जिया लुओ को भर्ती करते हुए कहा। अचानक ये सुनकर जिया लुओ दंग रह गया, फिर वह जोर से हंसने लगा। वाह, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे भर्ती करने का साहस कर रहे हो? जिया लुओ ने अचानक अपने विजेता की हाकी को उजागर किया और बेतहाशा कहा। जिया लुओ से एक अदृश्य आभा फूट पड़ी जो समुद्री डाकुओं की ओर बढ़ रही थी। उफ! समुद्री डाकू कप्तान के पीछे से दबी हुई कराहें सुनाई दी। समुद्री डाकू कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चालक दल के सभी सदस्य जमीन पर गिर गए थे। यह विजेता की हकी है, समुद्री डाकू कप्तान ने अविश्वास में कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे में लाखों में एक जैसी प्रतिभा होगी। ये बच्चा तो जनजात राजा है। ये सोचकर समुद्री लुटेरे कप्तान ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि उसने पहले ही उसे नाराज कर दिया था, इसलिए वह उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह एक छोटे से बदमाश को नहीं हरा सकता। ये सोचते ही समुद्री डाकू कप्तान की आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। उसकी मुट्ठियों से सफेद धुआं उठ रहा था। ठंडी हवा की धाराएं बहने लगीं। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। समुद्री डाकू कप्तान जिया लुओ की ओर कूद पड़ा। यह आंदोलन जिया लुओ के लिए बहुत परिचित था। ये शेव था। यह समुद्री डाकू वास्तव में शेव को 6 स्टाइल से जानता था। यद्यपि जिया लुओ आश्चर्यचकित था, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। अपनी लंबी तलवार थामे वह समुद्री डाकू कप्तान से आमने सामने भिड़ गया। झंकार। यह आर्मामेंट हकी है। लंबी तलवार समुद्री डाकू कप्तान की मुट्ठी से टकराई, जिससे एक भयंकर चिंगारी उत्पन्न हुई। जिया लुओ ने एक नजर में ही प्रतिद्वंद्वी के हाथ पर छाई काली आभा को पहचान लिया। हा, बच्चे, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। यह आर्मामेंट हकी है। मैं चिलिंग विल वन हूं, जिस पर 160 मिलियन बैरिज का इनाम है। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है।
विल वनक जोर से चिल्लाया। जिया लुओ अविचलित रहा, क्योंकि उसका ध्यान विल वनक के दूसरे शब्दों पर केंद्रित था, डरावना। क्या उसका फल बर्फ बर्फ वाला फल नहीं बल्कि ठंडा ठंडा फल हो सकता है? यदि यह बर्फ बर्फ फल नहीं था तो फिर उसे किस बात का डर था? ये सोचते हुए जिया लुओ ने तलवार से विल वनक को पीछे धकेल दिया, फिर एक और तलवार क्षैतिज रूप से घुमाई। तलवार की ऊर्जा का 10 मीटर लंबा चाप विल वनक की ओर चला। टकराना। विल वनक ने अपनी बांह को आर्मामेंट हकी की एक परत से ढक लिया, जिससे जिया लुओ की तलवार ऊर्जा अवरुद्ध हो गई, लेकिन जिया लुओ की तलवार ऊर्जा से वह भी कट गया। हा, जिया लुओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह इस व्यक्ति को जीवित पकड़ना चाहता था और फिर आर्मामेंट हकी के लिए प्रशिक्षण विधि प्राप्त करना चाहता था। अब उसका शरीर निश्चित रूप से पर्याप्त था, कमी थी तो केवल अस्त्र शस्त्र हकी की, और उसे अभी तक आर्मामेंट हकी के लिए प्रशिक्षण पद्धति का पता नहीं था। अब विल वनक के आने से उसकी कमी पूरी हो गई। ये सोचकर जिया लुओ का दिल उत्साह से भर गया। विजेता हकी, अवलोकन हकी, आयुध को छोड़कर बाकी तीनों प्रकार की हकी। उत्साहित जिया लुओ ने अपनी तलवार चलाई, तलवार की ऊर्जा को उन्मुक्त किया और विल वनक पर हमला करने के लिए दबाव डाला। विल वनक को करीब आने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। प्रतिद्वंद्वी एक शैतान फल उपयोग करता था। जिया लुओ का उसके साथ नजदीकी मुकाबले में लड़ना मूर्खता होगी। लानत है बच्चे। इस तलवार ऊर्जा के कारण विल वनक दयनीय स्थिति में था। उसके आयुध हकी को उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वह इस प्रचंड तलवार ऊर्जा से कैसे बचाव कर सकता था? शीघ्र ही उसकी छाती पर तलवार की शक्ति से प्रहार हुआ। विल वनक ने जल्दी से अपने घाव को अपनी फल क्षमता से ढक लिया। उसके खून बहते घाव को जमाना। जिया लुओ ने अब तलवार की ऊर्जा जारी नहीं की, इसलिए नहीं कि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि अगर वह काटना जारी रखेगा तो वह गलती से मर जाएगा। फिर वह अपने आर्मामेंट हकी को प्रशिक्षित करने के लिए किसे खोजेगा? विल वनक को भी ये देखकर बहुत चिंता हुई कि वह उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। अपने पीछे जमीन पर पड़े चालक दल के सदस्यों को देखकर वह भाग भी नहीं सका। कुछ समय के लिए वह पूरी तरह हताश हो गया। जिया लुओ को देखते हुए उसकी आंखें निराशा से भर गईं। लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठियां उठाईं और चमत्कार करने की उम्मीद में जिया लुओ की ओर हताश होकर हमला किया। दुर्भाग्यवश किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जिया लुओ ने आसानी से उसकी दोनों भुजाएं काट दी और जिया लुओ ने भी अपनी अकेली स्टैंडन को काट दिया। विल वनक ने अपने इतिहास की सबसे दर्दनाक दहाड़ लगाई। यहां तक कि जिया लुओ भी इस दहाड़ को सुनकर दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जिया लुओ जानता था कि यह उसके अवलोकन हकी के कारण था कि वह वास्तव में उसके साथ सहानुभूति रख रहा था। उसने अपने सिर को हिलाया, अपने मन की भावनाओं को दूर किया और प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। विल वनक को देखते हुए जो अपंग हो गया था, जिया लुओ मुस्कुराया। आयुध हकी, मैं आ रहा हूँ। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, अध्याय 15 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #16 अध्याय 16 ठंडा फल। AI मॉडल जेमिनी -2.0/0001। दूसरे पक्ष की भयभीत निगाहों के सामने चार्लोट के बड़े हाथ ने उसके सिर को ढक लिया। चार्लोट का अवलोकन हकी तुरंत सक्रिय हो गया। आपने अपने आर्मामेंट हकी को कैसे प्रशिक्षित किया? चार्लोट ने विल वनक से पूछा, लेकिन विल वनक इन चीजों के बारे में बात करने के मूड में नहीं थे। शरीर में दर्द के कारण वह बहुत परेशान हो गया। हालांकि चार्लोट को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेंगे। चार्लोट के बोलने के बाद हालांकि विल वनक ने यह नहीं कहा, लेकिन उसने पहले ही अपने दिल में जवाब दे दिया था। इसके अलावा विल वनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वास्तव में पश्चिमी सागर से विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग तक आए थे, और वह ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में केवल 1 वर्ष ही रहे थे। जहां तक उसके आयुध हकी का प्रश्न है, यह उसे तब प्राप्त हुआ था जब उसने एक मरीन एडमिरल की हत्या की थी और उसके शरीर पर एक साधना पुस्तिका मिली थी। इसमें न केवल आर्मामेंट हकी की खेती शामिल थी, बल्कि अवलोकन हकी और समुद्री 6 शैलियां भी शामिल थीं। हालांकि अपनी साधना प्रतिभा के कारण उन्होंने केवल आर्मामेंट हकी ही सीखा। जहां तक अवलोकन हकी की बात है तो वे बिना किसी प्रगति के 1 साल से साधना कर रहे थे। उन्होंने शेव केवल मरीन 6 स्टाइल से ही सीखा था। इससे चार्लोट कुछ हद तक अचंभित हो गई। आर्मामेंट हकी की साधना विधि के बारे में जानने के बाद चार्लोट ने अपने हाथ से बल लगाया। मूलतः भयभीत विल वनक की आंखें तुरंत उभर आईं और फिर चार्लोट ने उसे सीधे कुचलकर मार डाला। उन्होंने देखा कि बंदरगाह पर अभी भी 20 से अधिक समुद्री डाकू मौजूद थे। चार्लोट ने उसके पीछे हाथ हिलाया। जो छोटे भाई पीछे छिपकर देख रहे थे, वे एक एक करके बाहर आ गए। ये सभी लड़ाके चार्लोट द्वारा तैयार किए गए थे। उन सबको मार दो। चार्लोट की आवाज धीमी थी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि कुछ लोगों ने साहस जुटाया और अपने लंबे चाकुओं से जमीन पर ही समुद्री लुटेरों की जान ले ली। इसके बाद चार्लोट किनारे पर स्थित समुद्री डाकू जहाज की ओर चली गई। युद्ध के बाद वह जहाज पर खजाने की खोज करने का आदी हो गया था। महिलाओं के अलावा चार्लोट का यह एकमात्र आनंद था। विल वनक की याददाश्त का अनुसरण करते हुए वह सीधे कप्तान के केबिन में गए। उसने कुशलतापूर्वक मेज पर रखी दराज खोली। चार्लोट के सामने एक नोटबुक आ गई। यह उस मरीन रियर एडमिरल की नोटबुक थी। ये जांचने के बाद कि यह सही है, उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने अन्य अलमारियों और बेडसाइड टेबलों में भी खोजबीन की। जैसा कि पश्चिमी सागर से युद्ध करके आए एक समुद्री डाकू से अपेक्षा की जाती है, वह उन समुद्री लुटेरों से अधिक शक्तिशाली है जिन पर इनाम की राशि 100 मिलियन से भी अधिक नहीं है। बेरीज के 3 सूटकेसों को देखते हुए चार्लोट ने अनुमान लगाया कि वहां कम से कम 300 मिलियन बेरीज थी। इस बार वह अमीर था। लगभग सब कुछ तलाशने के बाद चार्लोट केबिन से बाहर निकली और बंदरगाह पर आ गई। बंदरगाह ने पहले ही अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया था। कई बंदरगाह कर्मचारी और व्यापारी बंदरगाह की ओर पैदल ही चले आए थे और वहां रखी 60 या 70 लाशें देखकर चौंक गए। हर कोई चार्लोट के प्रति आभारी भी था और भयभीत भी, जिसने इतने सारे लोगों को मार डाला था। इसी समय नगर प्रमुख बाहर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री चार्लोट, हमारे कामित द्वीप पर सभी को बचाने के लिए। आप हमारे कामित द्वीप के नायक हैं। चेम्बरलेन आगे बढ़ा, चार्लोट से हाथ मिलाया और उत्साहित होकर कहा। चार्लोट अवाक रह गई। अगर उसे नहीं पता होता कि तुम क्या सोच रहे हो तो मैं लगभग यकीन कर लेती। हीरो, हीरो, कामित द्वीप के अनगिनत लोग उत्साह से चिल्लाए। इस चिल्लाहट से चार्लोट के अवलोकन हकी को अनैच्छिक रूप से तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया।
चार्लोट भी इस भावना से प्रभावित हुई और उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अपना हाथ हिलाया। अरे, मैं फिर से इस भावना के नियंत्रण में आ रही हूँ। चार्लोट ने मन ही मन कोसते हुए उसने हाथ हिलाया और इस स्थान से भागने का प्रयास किया। एक फल की दुकान के पास से गुजरते समय चार्लोट ने अचानक फल के स्टैंड पर एक अजीब पैटर्न वाली नाशपाती देखी। मिस्टर चार्लोट, अचानक उसने चार्लोट को अपने फल के स्टॉल की ओर जाते देखा। फल विक्रेता का मालिक तुरंत उत्साहित हो गया। ये नाशपाती कितने की है? मैं कुछ ले लूंगा। चार्लोट ने शांति से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप जो चाहें ले सकते हैं, यह मुफ्त है। फल विक्रेता हकलाया और फिर श्रद्धा से भरे चेहरे से चार्लोट की ओर देखा। जब चार्लोट ने यह सुना तो उसने कुछ चुन लिए, जिनमें पैटर्न वाला नाशपाती भी शामिल था। चार्लोट द्वारा नाशपाती लेने के बाद उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ और वह सीधे विला में चला गया। विला में लौटने के बाद उन्होंने भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। चार्लोट अकेले कमरे में छिप गई और जल्दी से पैटर्न वाला शैतान फल निकाल लिया। ये चिली फल है, यह उस विलवना का फल है। चार्लोट ने जब ये शैतानी फल निकाला तो वह उत्साह से चिल्ला उठा। समुद्री डाकुओं की दुनिया में आने के बाद पिछले 5 वर्षों में यह पहली बार था जब उसने शैतानी फल देखा था। यह अभी भी एक खाया हुआ शैतानी फल था। हालांकि चार्लोट ने शैतान फल खाने की योजना नहीं बनाई थी, वह इसे भविष्य में अपने अधीनस्थों के खाने के लिए बचाकर रखेगा। इस शैतानी फल को पकड़े हुए वह तिजोरी के पास गया और शैतानी फल को अंदर बंद कर दिया। चार्लोट सोफे पर लौटी और अपनी जेब से नोटबुक निकाली। उसने उसे खोला और ध्यानपूर्वक पढ़ा। यहाँ की खेती की पद्धतियां बहुत पूर्ण थीं। चार्लोट ने एक ही नज़र में मरीन 6 स्टाइल्स की अधिकांश साधना विधियों को समझ लिया। इससे पहले उसने अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करके समुद्री 6 शैलियों को विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने केवल रूप विकसित किया था और समुद्री 6 शैलियों को सही मायने में नहीं समझा था। इस 6 शैलियां साधना मैनुअल के साथ उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। 6 शैलियों को देखने के बाद चार्लोट ने आर्मामेंट की साधना विधि को पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद चार्लोट को अचानक समझ आ गया, यह आर्मामेंट की वास्तव में हृदय, शरीर और तकनीक का संयोजन है। जब तक शरीर मानक को पूरा करता है, तब तक सही साधना के माध्यम से आयुध हकी को मुक्त किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद चार्लोट ने नोटबुक बंद कर दी। उनके चेहरे पर बहुत उत्साह था और वे इसे तुरंत आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था और चार्लोट ने कल जाने का निर्णय लिया। कमरे से बाहर निकलने के बाद इवान दरवाजे के बाहर चार्लोट का इंतजार कर रहा था। बॉस, कोल्ड एयर पायरेट्स के कप्तान विलवना के लिए इनाम की व्यवस्था मेरे अधीनस्थों द्वारा पहले ही कर दी गई है। अनुमान है कि यह कल वापस आ जाएगा। इसके अलावा हमने जहाज पर कुछ बेरीज एकत्र की हैं, कुल मिलाकर लगभग 30 मिलियन, वे सभी यहाँ हैं। इवान एक बड़ा बैग ले जा रहा था जो जामुन से भरा था। ये बेरीज लो और उन्हें बांटो, इन्हें उन लोगों में बांटो जिन्होंने आज लोगों को मारा है, और इसे 10 बार कॉपी करो और उन लड़ाकों को कल से ऊपर बताए गए मरीन 6 स्टाइल्स की खेती शुरू करने दो। मुझे उम्मीद है कि 1 साल में कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। चार्लोट ने मरीन 6 स्टाइल्स निकाली और इवान को सौंप दी। अब मरीन 6 स्टाइल्स चार्लोट के दिमाग में दर्ज हो चुकी थीं और अब उनकी जरूरत नहीं थी। और जिन छोटे भाइयों को उसने समुद्र में जाने के लिए चुना था, उनकी ताकत बहुत खराब नहीं हो सकती थी, उन्हें सुधारना था। हाँ बॉस, जब मैं वापस जाऊंगा तो इसकी व्यवस्था कर दूंगा। कल सभी लोग इसके अनुसार खेती करेंगे। मेरी गारंटी है कि 1 साल में परिणाम दिखेंगे। इवान ने इसे लेने के बाद सिर हिलाया। चार्लोट ने अपना हाथ हिलाया और उसे नीचे जाने दिया। जहां तक मरीन 6 स्टाइल्स का प्रश्न है, यदि उनमें से प्रत्येक 1 वर्ष में एक स्टाइल विकसित कर सके तो यह चार्लोट की अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। यह अनुमान लगाया गया था कि इन 50 या उससे अधिक लड़ाकों में से केवल 10 ही एक शैली विकसित कर सकते थे। चार्लोट को उनसे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 16 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण # 8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% # 17 अध्याय 17 द रॉक्स पायरेट्स। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। 5 मई समुद्री कैलेंडर 1480। इस दिन जिया लुओ समुद्र के किनारे अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। अचानक धड़कन तेज हो गई। क्या हो रहा है? मुझे अचानक इतना बुरा क्यों लग रहा है? जिया लुओ ने अपनी तलवार रोक दी। उसकी नजर समुद्र की ओर मुड़ने लगी, लेकिन समुद्र पर कुछ भी नहीं था। ... कैप्टन रॉक्स, आप सचमुच अद्भुत हैं। आपने एक और मरीन बेस को ध्वस्त कर दिया है। तोपों की गोलियों की आवाजों के बीच अनगिनत चीखें और युद्ध की वीरतापूर्ण पुकारें। लाल बालों वाला एक लंबा आदमी बिना किसी भाव भंगिमा के दबंगई से ये सब देख रहा था, जबकि आसपास के समुद्री डाकू खुशियां मना रहे थे। हा, इस बेस के नष्ट हो जाने के साथ ही मरीन्स ने ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से के मध्य समुद्री क्षेत्र पर अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया है। लाल बालों वाले आदमी के पास खड़ा लगभग 6 या 7 मीटर लंबा एक गोरा विशालकाय व्यक्ति एक बड़ी तलवार पकड़े हुए ये सब देखकर हंस रहा था। न्यूगेट सही है। ग्रैंड लाइन का दूसरा भाग जल्द या बाद में हमारे समुद्री डाकुओं की दुनिया होगी। एक अन्य व्यक्ति जो लगभग 2 मीटर लंबा था, अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़े हुए था, उसने सिगार चबाते हुए कहा, माँ, तब लिंग अधिक मिठाई खा सकेगा। लाल चमड़े की जैकेट पहने एक आकर्षक फिगर वाली लंबी महिला ने कहा। उसकी ऊंचाई उसके बगल में खड़े 6 या 7 मीटर लंबे विशालकाय व्यक्ति से कहीं अधिक थी। अगर जिया लुओ यहाँ होते तो वह तुरंत पहचान लेते कि ये लोग व्हाइटबर्ड एडवर्ड न्यूगेट थे। गोल्डन लान शिकी और चार्लोट लिंगलिंग, जल्दी करो और इसे खत्म करो। हमारे पास यहाँ घूमने का समय नहीं है। आगे चल रहे लाल बालों वाले आदमी ने गहरी आवाज में कहा। हा, चूंकि आपने कैप्टन बोल दिया है तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। मुराकुमोगिरी को चलाते हुए एडवर्ड न्यूगेट ने ब्लेड को सफेद रोशनी की एक परत से ढक दिया और युद्ध की कमान संभाल रहे मरीन अधिकारी पर हमला बोल दिया। एक विशाल आघात तरंग रिया एडमिरल की ओर बढ़ी। रिया एडमिरल ने इतनी बड़ी शॉकवेव को देखकर निराशा व्यक्त की और वह उसमें डूब गए। आघात तरंग लगातार जारी रही, जिससे उसके सामने की भूमि सीधे 2 भागों में विभाजित हो गई। द्वीप तुरंत हिल गया। जी हा, न्यूगेट, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। लॉयंस मेन ग्राउंड रोल। स्वर्ण सिंह शिकी ने दोनों हाथों से जमीन को छुआ, जिससे तुरंत ही मिट्टी से 3 सिंहों के सिर बन गए तथा द्वीप पर सभी पर अंधाधुंध हमला बोल दिया। बॉस शिकी, हम अपने ही लोग हैं, मदद करो। बॉस शिकी, अरे, मदद करो, लानत है, न्याय कभी असफल नहीं होगा। शेरों के सिरों से घिरे मरीन और समुद्री डाकू दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
शिकी, अगर तुम ऐसा करते रहे तो हमारे सभी क्रू सदस्य मर जाएंगे। एडवर्ड न्यूगेट ने अपने सामने का दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ लीं। इस समय एडवर्ड न्यूगेट की दाढ़ी उतनी सफेद नहीं थी जितनी बाद के वर्षों में होगी, लेकिन ये देखा जा सकता था कि यह व्हाइटबर्ड की ओर विकसित होने लगी थी। जी हाँ, जो क्रू मेंबर मेरी एक भी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे हमारे क्रू मेंबर होने के लायक नहीं हैं। इसके अलावा समुद्र में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे समुद्री डाकू हैं, आप उनमें से बहुतों को आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या आपको उनके लिए दुख हो रहा है? गोल्डन लॉन शिकी ने घृणा से उन समुद्री लुटेरों को देखा जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ये सुनकर एडवर्ड न्यूगेट ने अपना मुंह बंद कर लिया। एडवर्ड न्यूगेट को चुप देखकर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। काफी समय के बाद गोल्डन लॉन शिकी के नियंत्रण में मरीन जियार्ड बेस पूरी तरह से समुद्र में गायब हो गया। केवल खजाने से लदे 10 समुद्री डाकू बेड़े ही वापस लौटे। शक्की, क्या आसपास कोई द्वीप है जहां हम आपूर्ति पुनः प्राप्त कर सकें? लाल बालों वाले रॉक्स ने अपने बगल में बैठे नाविक शाकी की ओर देखा और पूछा। मुझे देखने दो। शाकी ने समुद्री चार्ट खोला और पास में एक छोटा सा द्वीप देखा। कैप्टन, पास में 1000 लोगों की आबादी वाला एक द्वीप है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार द्वीप पर एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहता है। हाल ही में इस द्वीप के पास आने पर कई समुद्री डाकू मारे गए हैं और उनके सिर इनाम के लिए अलग अलग लोगों द्वारा मरीन बेस पर ले जाए गए हैं। शक्की ने उसे दी गई जानकारी को देखते हुए कहा। एक शक्तिशाली आदमी? कितना शक्तिशाली? गोल्डन लॉन शिकी ने सिगार चबाते हुए घृणा से कहा। ऐसा लगता है कि वह तलवारबाज स्तर के वार कर सकता है और जानकारी के अनुसार वह एक युवा व्यक्ति है। इसके अलावा ये द्वीप सरल नहीं है, ये 6 अंडरवर्ल्ड राजाओं में से एक समुद्री परिवहन राजा ओमिसे के प्रभाव में है। शक्की ने उसके हाथ में मौजूद जानकारी को देखा और कहा। ओमिसे, वह भूमिगत चूहा? गोल्डन लॉन शिकी ने घृणा से कहा। गोल्डन लॉन शिकी को बार बार अपनी रिपोर्ट में बाधा डालते देख शाकी असहाय होकर कैप्टन रॉक्स की ओर देखने लगी। दिलचस्प है, तलवारबाज स्तर के वार कर सकता है और अभी भी जवान है। जाए और देखिए। रॉक्स को इसमें रुचि हो गई। प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने के शौक के कारण उनकी उस द्वीप में रुचि हो गई। हाँ कप्तान। आदेश प्राप्त करने के बाद शाकी ने तुरंत अपने अधीनस्थों को पतवार घुमाने का निर्देश दिया तथा अन्य 9 जहाजों को भी इसकी याद दिलाई। हाँ, लगता है हमें नया साथी मिलने वाला है, एडवर्ड न्यूगेट ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलने के बाद उसने शराब का एक घूंट लिया। पार्टनर, अगर वह मेरे एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता तो वह मेरा गोल्डन लॉन शिकी का पार्टनर बनने के योग्य नहीं है। गोल्डन लॉन शिकी ने घृणा से कहा। उन्होंने न्यूगेट की बात को कुछ हद तक खारिज कर दिया। एडवर्ड न्यूगेट ने उसकी उपेक्षा की और अकेले ही शराब पीना जारी रखा। ये देखकर कि एडवर्ड न्यूगेट ने कोई जवाब नहीं दिया, गोल्डन लॉन ने बोलना बंद कर दिया। रॉक्स जहाज के आगे खड़ा होकर असीम समुद्र को देख रहा था, विचारों में खोया हुआ। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। बेड़ा तेजी से कामे द्वीप की ओर मुड़ गया। बंदरगाह के किनारे पर खड़े होकर जियालुओ को और भी अधिक घबराहट महसूस हुई। वह बंदरगाह पर चुपचाप खड़ा रहा, अज्ञात खतरे का इंतजार करता रहा। कुछ लोगों ने शियालू को बंदरगाह पर निश्चल खड़ा देखा और वे भी हैरान हो गए। कुछ साहसी लोग आगे बढ़कर पूछना चाहते थे, लेकिन जियालुओ ने अनसुना कर दिया और पूरे समय समुद्र को देखता रहा। वह व्यक्ति अपमानित महसूस करते हुए चला गया। ठीक उसी समय जब हर कोई इसे नजरअंदाज करने की तैयारी कर रहा था। सभी नगरवासियों, जल्दी से पहाड़ों की ओर भागो, समुद्री डाकू आ रहे हैं। जियालुओ के केनबुन शोकुहाकी में उसने अचानक एक विशाल बेड़े को अपने बंदरगाह की ओर बढ़ते देखा। बंदरगाह पर मौजूद मजदूर, व्यापारी और फेरी वाले तब दंग रह गए जब उन्होंने अचानक जियालू के शब्द सुने। फिर उन्होंने अवचेतन रूप से समुद्र की ओर देखा। परिणामस्वरूप समुद्र शांत था और वहां कुछ भी नहीं था। भागो, पहाड़ों की ओर भागो, इस बार वहां बहुत सारे समुद्री डाकू हैं। जियालुओ चिल्लाता रहा। इस बार कई नगरवासियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जियालुओ के गंभीर भाव को देखकर नगरवासी अपना काम छोड़कर नगर के पीछे पहाड़ों की ओर भाग गए। ये सभी लोग जियालुओ पर विश्वास करते थे, क्योंकि जियालुओ ने पिछले वर्ष उन्हें अनगिनत बार बचाया था। इसलिए उन्होंने विश्वास करना चुना। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शियालू के बारे में नहीं सुना था, जिनमें से अधिकांश अन्य स्थानों से आए व्यापारी थे। उन्होंने एक छोटे बच्चे की बकवास पर विश्वास नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने समुद्र पर कोई जहाज नहीं देखा था। उन सभी ने वहीं रहने का निर्णय लिया और गोदी कर्मियों को भगा दिया तथा उनसे भी भागने को नहीं कहा। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, अध्याय 17 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण, है 8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% है 18 अध्याय 18 अधिपति का रंग आकाश को विभाजित करता है। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। लेकिन ये गोदीकर्मी सभी शहर के लोग थे और वे सभी जियालुओ की बातों पर विश्वास करते थे, इसलिए वे जल्दी से बाहर भाग गए। जियालू ने उन लोगों को यह बात याद नहीं दिलाई जो अभी भी बंदरगाह में थे। उन्होंने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था और यदि वे यहाँ रुके रहे तो वे मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। जैसे जैसे बंदरगाह पर लोगों की संख्या कम होती गई, जो लोग बचे थे वे घबराने लगे, खासकर तब जब जियालुओ एक दिशा में गंभीर तरीके से देख रहा था। बाकी सब लोग भी उस ओर देखने लगे। पहले तो वह एक छोटा सा काला बिंदु मात्र था, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, बंदरगाह में बचे लोगों को 10 बड़े जहाज दिखाई दिए। खासकर इसलिए क्योंकि जहाजों पर समुद्री डाकुओं की खोपड़ी वाले झंडे लगे हुए थे। इससे पीछे खड़े व्यापारी और दर्शक तुरंत घबरा गए। वे सभी पीछे हटने लगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 10 जहाज बहुत तेज थे और उन्होंने जियालुओ को बंदरगाह में खड़ा भी देखा। जी हाँ, क्या यह उड़ते हुए वार वाला तलवारबाज है? मुझे उसका परीक्षण करने दो। गोल्डन लॉन ने अपने सिगार को काटा और फिर अपनी तलवार उठाकर जियालू पर घुमाया। तभी 50 मीटर की आकाशभेदी तलवार की ऊर्जा ने 100 मीटर की दूरी से जियालुओ पर प्रहार किया। जियालुओ ने भौहें सिकोड़ी। तुरंत हमला। फिर जियालुओ ने भी बिना किसी संकोच के उसी आकार की एक तलवार ऊर्जा बाहर निकाली। दोनों तलवार ऊर्जाओं ने समुद्र को विभाजित कर दिया और बंदरगाह के पास पहुंचते ही आपस में टकरा गईं। टकराना, दोनों तलवार ऊर्जाओं ने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया, समुद्र पर टकरा गईं। फिर वे समुद्र में विलीन हो गए। घाट पर मौजूद लोगों ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें बाहर आने को हो गईं। यह असंभव है ना? अनगिनत आंखें ये सब देख रही थीं। इसमें रॉक्स पायरेट्स के सदस्य भी शामिल हैं। नहीं, शिकी का हमला अवरुद्ध हो गया। क्या इस द्वीप पर कोई मजबूत व्यक्ति है?
ये देखकर कि एक ही तलवार की ऊर्जा का प्रयोग किया गया था, समुद्री डाकू आश्चर्यचकित हो गए। छी, ये देहाती लोगों का झुंड है। शिकी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। कुछ लोग, जिन्होंने शिकी की पूरी शक्ति देखी थी, उन समुद्री लुटेरों को घृणा से देखने लगे जो अभी अभी शामिल हुए थे। गुहाहाहा, शिकी, लगता है तुमने अपना मान कुछ खो दिया है। एडवर्ड न्यूगेट हंसे, और यह बात शिकी के कानों में बहुत कठोर लगी। हरामी, शिकी तुरंत क्रोधित हो गया और उसने पूरी ताकत से वार किया। लहर स्लैश, एक महान तलवारबाज की ताकत पूरी तरह प्रदर्शित हुई। 100 मीटर ऊंची तलवार की ऊर्जा सीधे समुद्र को चीरती हुई जियालुओ की ओर बढ़ी। जियालुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर वह पीछे हटता तो ये द्वीप नष्ट हो जाता। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और 100 मीटर ऊंची तलवार की ऊर्जा पर दर्जनों वार किए। दुर्भाग्य से प्रत्येक स्लैश की तुलना शिकी के स्लैश से नहीं की जा सकी। लेकिन शिकी के वार को जियालुओ के दर्जनों वारों ने तुरंत नष्ट कर दिया। इस बार एडवर्ड न्यूगेट भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। इस बच्चे की ताकत खराब नहीं है। एडवर्ड न्यूगेट अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। शिकी ने भी जियालुओ की ताकत को स्वीकार करते हुए अपनी तलवार म्यान में रख ली। जैसे ही जहाज निकट आया, जियालुओ ने जहाज पर खड़े लोगों को देखा। ये दृश्य देखकर जियालुओ तुरंत चौंक गया। आप रॉक्स समुद्री डाकू हैं? जियालुओ ने कहा। उन्हें इस द्वीप पर उनसे मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। और पास आए लोगों ने भी जियालुओ की चिल्लाहट सुनी। जी हाँ 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 हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा बहुत शानदार है। गोल्डन लान, शिकी ने बड़ी हंसी के साथ कहा। बच्चे, तुम कौन हो? गोल्डन लान ने विजेता की हकी को मुक्त किया और जियालुओ से पूछा। इस विजेता की हकी को महसूस करते हुए जियालुओ ने तुरंत अपनी विजेता की हकी जारी की। मेरा नाम रॉकफेलर जियालुओ है। यह मेरा गृहनगर है। जियालुओ ने बिना कोई कमजोरी दिखाए कहा। जियालुओ को कॉन्करर की हकी छोड़ते हुए देखना। वहां उपस्थित सभी लोग गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ एक तलवारबाज है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास विजेता की हकी के लिए योग्यता होगी। यहां तक कि चार्लोट लिनेलिन, जिसके मन में शुरू में जियालुओ के लिए कोई भावना नहीं थी, और कैडो, जो चार्लोट लिनेलिन के पीछे चल रहा था, भी गंभीर हो गए। रॉक्स डी, गिबेक ने हल्का सा मुस्कुराया। रॉकफेलर जियालुओ। गोल्डन लान बुदबुदाया। बच्चे, क्या तुम हमारे समुद्री डाकू दल में शामिल होना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना अधिकारी बना सकता हूं। गोल्डन लान आमंत्रित किया गया। ये सुनकर जियालुओ की भौहें तन गईं। नहीं, मैं अभी समुद्र में जाने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं आपकी कमान में शामिल नहीं होऊंगा। भविष्य में मैं अपना खुद का समुद्री डाकू दल बनाऊंगा और खुद कप्तान बनूंगा। जियालुओ ने सीधे मना कर दिया। जियालुओ की बातें सुनकर गोल्डन लान की भौहें तन गईं। तुम क्या कह रहे हो बच्चे? गोल्डन लान के विजेता की हकी और भी बढ़ गई, जिससे जियालुओ पर दबाव बढ़ गया। जियालुओ ने फिर भी दृढ़तापूर्वक अपना आभामंडल एक और अंक बढ़ाया, जिससे गोल्डन लान शिकी की हकी अवरुद्ध हो गई। देखो, आकाश फट रहा है। कई समुद्री डाकू इस विजेता के हकी प्रभाव के तहत बने रहे और आकाश में परिवर्तनों की खोज की। गुहाहाहा, इस बच्चे के पास अद्भुत विजेता की हकी है। एडवर्ड न्यूगेट ने शराब का घूंट लेने के बाद प्रशंसा की। फिर वह अपने अंदर के आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सका और उसमें भारी दबाव शामिल हो गया। विजेता की हकी की 3 धाराएं आकाश में एक दूसरे से भिड़ गईं। एडवर्ड न्यूगेट को भी इसमें शामिल होते देखा। चार्लोट लिनेलिन और कैडो भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने अपने कॉन्करर हकी को छोड़ दिया। कुछ समय तक विजेता की हकी की 5 धाराएं आकाश में भयंकर रूप से लड़ती रहीं। जो समुद्री डाकू कॉन्करर के हकी के टकराव में अभी भी होश में थे, वे डेक पर बेहोश हो गए, और जो बदकिस्मत थे वे सीधे समुद्र में गिर गए। और विजेता के हकी के टकराव ने जल्द ही भौतिक दुनिया को प्रभावित किया। विजेता की हकी की इन 5 धाराओं की सीमा के भीतर आसपास के कांच और लकड़ी टूट गईं। रॉक्स ये दृश्य देखकर मुस्कुराए। हा 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 हा, ये सब बंद करो। रॉक्स डी, गिबेक के शरीर से बिजली के साथ मिश्रित गहरे लाल रंग की कॉन्करर की हकी निकली, जिसने तुरंत ही 5 भयंकर रूप से टकरा रहे कॉन्करर की हकी पर दबाव डाला। तुरंत 5 लोगों के विजेता की हकी को दबा दिया, और 5 लोगों ने एक ही समय में रॉक्स डी, गिबेक के कॉन्करर के हकी पर एक साथ हमला किया। दमन के बाद 5 लोग अप्रत्याशित रूप से एकजुट हो गए। जहाज के पहिए के पास बैठा शाकी सिगरेट पी रहा था और मैदान में खड़े 6 लोगों को देख रहा था। ये राक्षसों का झुंड है। उसके अगल बगल बैठे लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। गंभीर भाव से 6 लोगों को देखते हुए, इन 6 लोगों में कैडो के विजेता की हकी सबसे कमजोर थी, चार्लोट लिनेलिन और जियालुओ के विजेता की हकी बराबर थी, और व्हाइटबर्ड के विजेता की हकी शिकी की तुलना में थोड़ी मजबूत थी। वह रॉक्स कॉन्करर की हकी धारण किए हुए सबसे आगे थे। जैसा कि प्रथम डिवीजन कमांडर से उम्मीद थी, ये ताकत लगभग कैप्टन के बराबर पहुंच रही है। ये दृश्य देखकर शाकी बुदबुदाई। रॉक्स का चेहरा उतर गया जब उसने महसूस किया कि उसके विजेता की हकी 5 लोगों के संयुक्त प्रयासों को दबा नहीं सकती। लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। बच्चे, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, एक, रॉक्स पायरेट्स में शामिल हो जाओ, और दूसरा, मर जाओ। रॉक्स ने जियालुओ को देखा और भावशून्यता से कहा। यह सुनकर जियालुओ चुप हो गया और बहुत देर तक सोचता रहा। जियालुओ ने अपने विजेता की हकी वापस ले ली। ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा। जियालुओ ने भावशून्यता से कहा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 18 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #19 अध्याय 19 8वीं टीम का कप्तान। AI मॉडल जैमिनी -2.0/001। रॉक्स की धमकी भरी निगाहों के सामने चार्लो के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह मरना नहीं चाहता था। हा हा हा, टीम में आपका स्वागत है चार्लो, रॉक्स ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। चार्लो ने सिर हिलाया। एडवर्ड न्यूगेट भावशून्य होकर देखता रहा। गोल्डन लान शिकी ने सिगार पीते हुए शो देखा। चार्लोट लिनेलिन ने अपना केक खाया और अपने काम में व्यस्त हो गई। कैडो चार्लोट लिनेलिन के पीछे खड़ा था, भावशून्य, चार्लो को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद ही नहीं था। चार्लो ने चारों ओर देखा और चुपचाप रास्ता बना लिया। रॉक्स ने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर वह नीचे कूद गया। यह एक सुंदर और समृद्ध बंदरगाह है, रॉक्स डी, ज़ेबिक ने अपने सामने छोटे बंदरगाह को देखते हुए कहा। चार्लो का दिल दहल गया। कैप्टन रॉक्स, क्या आप मेरे शामिल होने के लिए इस द्वीप को छोड़ सकते हैं?
चार्लो ने हिचकिचाते हुए रॉक्स से कहा। कैप्टन, शब्द सुनते ही रॉक्स ने चार्लो की ओर देखा। उसने अपनी 3 मीटर की ऊंचाई से चार्लो की ओर देखा, फिर बड़ी मुस्कान दी। बेशक, कोई समस्या नहीं, यह आपका गृहनगर है। रॉक्स ने चार्लो के कंधे पर थपथपाया और कहा। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लोग शायद ऐसा न करें, आपको उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। ये कहते हुए रॉक्स ने अपने पीछे चल रहे 10 जहाजों के चालक दल की ओर देखा। समृद्ध बंदरगाह और उसके पीछे स्थित सुंदर, शांतिपूर्ण शहर को देखकर सभी की आंखें लाल हो गईं। चार्लो ने अपना सिर घुमाकर रॉक्स के पीछे छिपे लालची समुद्री लुटेरों को देखा। क्या आप इन लोगों को जीवित या मृत देखना चाहते हैं? चार्लो ने समुद्री डाकुओं की ओर देखते हुए रॉक्स से पूछा। रॉक्स ने भौहें उठाईं। यह आप पर निर्भर है, मेरे प्यारे साथी। रॉक्स की उदासीन आवाज सुनाई दी। चार्लो समझ गया। चार्लो ने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और उन 9 समुद्री लुटेरों की ओर बढ़ा जो एक के बाद एक जहाजों से उतर रहे थे। लूटना चाहते हो? मेरी तलवार से बचो। चार्लो उन लोगों के पास गया, अपनी तलवार उठाई और ठंडे स्वर में कहा। रॉक्स और उनके अधिकारी एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जी हाँ, न्यूगेट, शर्त लगाओगे? मैं गारंटी देता हूं कि यह बच्चा आधे घंटे में इन लोगों का ख्याल रखेगा। गोल्डन लान शिकी ने अपने सिगार को काटते हुए कहा। एडवर्ड न्यूगेट ने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। गोल्डन लान ने यह देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस जहाज पर गोल्डन लान को रॉक्स के अलावा केवल एडवर्ड न्यूगेट का ही डर था। उसे किसी और की परवाह नहीं थी। यदि किसी और ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की होती तो वह बहुत पहले ही उसे तलवार से काट चुका होता। चार्लो की बातें सुनने के बाद समुद्री डाकू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाने लगे। बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? भाइयों, आगे बढ़ो, पैसे और औरतें हड़प लो। एक बड़ा सा डंडा लिए एक समुद्री डाकू दहाड़ा। इस समुद्री डाकू के शब्द तुरंत ही सभी को प्रभावित कर गए और उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और चार्लो पर हमला कर दिया। फ्लिंटलॉक बंदूकें थामे समुद्री लुटेरों ने चार्लो पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। बैंग बैंग बैंग, चार्लो की ओर अनगिनत गोलियां चलाई गईं। चार्लो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अनगिनत गोलियों से बचने के लिए अपने शरीर को हिलाया। ऑब्जर्वेशन हकी होने के कारण चार्लो को इन गोलियों का डर नहीं था, जिनमें हकी भी नहीं थी। यद्यपि गोलियां चार्लो को नहीं लगी, लेकिन उनकी दिशा तुरंत चार्लो के पीछे खड़े लोगों की ओर चली गई। उसके पीछे रॉक्स और उसका समूह खड़ा था। ये बच्चा निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर कर रहा है। गोल्डन लान शिकी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा। एडवर्ड न्यूगेट ने उसके सामने मुक्का मारा और उस पर चल रही गोलियां तुरंत चूर्ण में बदल गईं। चार्लो, लिनलिन और कैडो ने बचने की कोई कोशिश भी नहीं की, वे वहीं खड़े रहे और गोलियों को अपने ऊपर लगने दिया। केवल कुछ धमाके ही सुने गए। गोलियां दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जमीन पर गिर गईं। क्या राक्षस? गोल्डन लान ने उन दोनों की ओर देखा और कुछ ईर्ष्या से कहा। इस जहाज पर कुछ ही साधारण लोग थे, वे सभी राक्षस थे। विशालकाय रथ के साथ एडवर्ड न्यूगेट, ओनी जाति के कैडो और आयरन बैलून की चार्लोट लिनलिन। ऐसा लग रहा था कि वह इस जहाज पर एकमात्र साधारण व्यक्ति था। रुको, शायद कोई दूसरा भी हो। ये बच्चा। गोल्डन लान शिकी ने उस स्थान की ओर देखा जहां युद्ध शुरू हो चुका था। चार्लो की तलवार की ऊर्जा बेतहाशा नाच रही थी और उसके हाथ से अनगिनत वार उड़ रहे थे, जैसे कि उन पर कोई पैसा खर्च न हुआ हो और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नहीं, वह हौंफ रहा था। ठीक है, गोल्डन लान शिकी ने जो कुछ कहा था उसे वापस ले लिया। ये बच्चा भी एक राक्षस है, इसकी शारीरिक शक्ति बस अनंत है। गोल्डन लान ने अपना सिगार काटा और अंदर ही अंदर आह भरी। बाकी लोगों की भी नजरें चार्लो की ओर घूम गईं। ये सभी समुद्री डाकू उग्र स्वभाव वाले समुद्री डाकू नहीं थे जो दौड़कर आए थे। जब उनके विजेता की हकी ने आकाश को चीर दिया तो उन्हें लगा कि यह बच्चा सरल नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने कार्रवाई की वे बुद्धिहीन समुद्री डाकू थे। चार्लो अपने हाथ में तलवार लहराता रहा। हकी ब्लेड के चारों ओर लिपटा हुआ था और हर वार में आर्मामेंट हकी था। उसके आसपास 10 मीटर के दायरे में कोई समुद्री डाकू नहीं था। उन सभी के अंग 10 मीटर के दायरे में उड़ रहे थे और अनगिनत समुद्री डाकू चिल्ला रहे थे। इससे चार्लो को एक महान मनोवैज्ञानिक उत्तेजना मिली और उसके हाथ में तलवार और अधिक तेजी से घूमने लगी। नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाना पहले से ही कठिन था। इसे देखने के लिए केवल अवलोकन हकी का उपयोग किया जा सकता है। नहीं, मुझे अब खजाना नहीं चाहिए और मुझे अब औरतें नहीं चाहिए। अंततः हमलों के ऐसे तूफान के बीच कोई व्यक्ति अब और नहीं टिक सका। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जहाज की ओर भागे। लेकिन ये लोग चार्लो की तलवार से तेज कैसे हो सकते थे? एक और 30 मीटर का कट उन समुद्री लुटेरों की ओर गया जो 100 मीटर की दूरी से भागना चाहते थे। वे समुद्री डाकू तुरंत ही इस तलवार की ऊर्जा में डूब गए। ये बच्चा सचमुच निर्दयी है। इसने आत्मसमर्पण करने वालों को भी मार डाला। एडवर्ड न्यूगेट ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें ऐसे लोगों से नफरत थी जो एक दूसरे को मार डालते थे। वह चार्लो के कार्यों से थोड़ा नाखुश था। उसके आसपास किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। रॉक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चार्लो की ओर देखा। गोल्डन लान ने उदासीनता से अपना सिगार पिया। चार्लोट लिनलिन ने अपना केक खाया। मैदान पर फैले खून के कारण उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। और कैडो अभी भी चुपचाप देख रहा था। एडवर्ड न्यूगेट ने चुपचाप आह भरी। वह नहीं जानता था कि इस समुद्री डाकू समूह में शामिल होना उसके लिए सही था या नहीं। वह बस एक घर चाहता था। चार्लो ने बंदरगाह पर खड़े सभी समुद्री लुटेरों को तुरंत खदेड़ दिया। अनगिनत समुद्री डाकुओं की लाशें पहाड़ की तरह ढेर हो गईं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम 3 या 400 लोग मारे गए। जो समुद्री डाकू जहाज पर नहीं उतरे थे वे डरकर यह सब देखते रहे और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चार्लो का नियंत्रण बहुत अच्छा था। लगभग 100 वार किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी जहाज पर नहीं गिरा। वे सभी जहाज से केवल 1 मीटर की दूरी पर थे। इन सभी लोगों को मारने के बाद चार्लो ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। वह रॉक्स के पास गया और उसे देखने लगा। रॉक्स का चेहरा अदम्य मुस्कुराहट से भरा था। फिर उसने चार्लो का दाहिना हाथ पकड़ लिया और सबकी ओर देखा। मैं घोषणा करता हूं कि रॉकफेलर चार्लो हमारे रॉक्स पायरेट्स के 8वें डिवीजन के कप्तान होंगे और हमारे रॉक्स के कार्यकारी भी होंगे। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.8। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 19 WTR LAB WTR लैब। समुद्री डाकू एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण #8 अध्याय 8 5 लड़कियां 0.55% #20 अध्याय 20 नौसेना मुख्यालय AI मॉडल जैमिनी -2.0/0001
रॉक्स की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और चार्लोट को रॉक्स पायरेट्स के 8वें डिवीजन का कप्तान घोषित कर दिया गया। वहां उपस्थित सभी समुद्री डाकू चार्लोट और कैप्टन रॉक्स के निर्णय से हैरान रह गए। हालांकि अधिकारी पूरी तरह सामान्य दिखाई दिए, मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यहां तक कि चार्लोट भी आश्चर्य से रॉक्स की ओर देखने लगी। रॉक्स ने चार्लोट के कंधे पर थपथपाया। भाइयों, चलो एक भोज का आयोजन करें, चलो नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। रॉक्स ने सभी समुद्री लुटेरों से कहा, जी हाँ, मुझे दावतें खाना सबसे ज्यादा पसंद है। गोल्डन लांशिकी जोर से हंसने लगा, यहां तक कि एडवर्ड न्यूगेट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मामा, मैं फिर से स्वादिष्ट केक खा सकता हूं। चार्लोट लिनलिन अपनी हंसी रोक नहीं सकी। चार्लोट की अभिव्यक्ति शांत हो गई। जब से उसे बेचैनी का एहसास हुआ है, वह आराम नहीं कर पा रहा है। अब जब उसके दिल की बेचैनी जाहिर हो गई तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। चार्लोट को समुद्री डाकू होने पर कोई अपराध बोध नहीं था, बल्कि थोड़ी खुशी थी। जैसे ही वे भोज शुरू करने वाले थे, किसी ने एक अंधेरे कोने में कैमरे से भोज के बीच में चार्लोट की कुछ तस्वीरें खींच लीं और उन्हें भेज दिया। ... नीले समुद्र में एक बहुत बड़ा नौसैनिक किला था। यहाँ युद्धपोत पंक्तियों में खड़े थे और अनगिनत नौसैनिक अंदर काम कर रहे थे। आपातकालीन सैन्य स्थिति, आपातकालीन सैन्य स्थिति। युद्ध रिपोर्ट लिए एक कर्नल ने दरवाजा खोला और अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाई। एडमिरल कांग, ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग में G8 शाखा को रॉक्स पायरेट्स ने नष्ट कर दिया है और शाखा में कोई भी जीवित नहीं बचा है। कर्नल ने नौसेना एडमिरल का दरवाजा खोला और कहा, क्या G8 शाखा नष्ट हो गई? युद्ध रिपोर्ट निकालो। स्टील के कंकाल वाले कोंग ने सदमे और गुस्से में कहा। कर्नल ने दोनों हाथों से सैन्य रिपोर्ट एडमिरल कांग को सौंप दी। स्टील के कंकाल वाला कांग इसे पढ़कर बहुत क्रोधित हुआ। लानत है रॉक्स पायरेट्स पर, तुरंत फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, गैप और वाइस एडमिरल तसूरू को बुलाओ। स्टील के कंकाल वाले कांग ने दूत से कहा। हाँ, कर्नल तुरंत आदेश देने के लिए बाहर भागा। जल्द ही न्याय की पोशाक पहने 3 नौसेना वाइस एडमिरल अंदर आए। सेंगोकू, आओ और देखो। कोंग ने स्टील के कंकाल के साथ युद्ध रिपोर्ट सेनेगोकू को सौंप दी। सेनेगोकू ने युद्ध रिपोर्ट ली और उसे देखा। G8 शाखा नष्ट हो गई, कोई भी मरीन जीवित नहीं बचा। इससे सेनेगोकू का चेहरा तुरंत बदल गया। फिर उन्होंने युद्ध रिपोर्ट वाइस एडमिरल तसूरू को सौंप दी। वाइस एडमिरल तसूरू ने इसे पढ़ने के बाद गैप को सौंप दिया। गैप की मूल मुस्कुराहट वाली अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। G8 शाखा नष्ट हो गई और कोई भी मरीन जीवित नहीं बचा। अगर उन्हें सही से याद है तो G8 शाखा में कम से कम 2000 मरीन थे और उनमें से सभी 2000 चले गए। टकराना, कांग, आदेश जारी करो, मैं रॉक्स को पकड़ने के लिए ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में जा रहा हूं। गार्ड ने गुस्से से कहा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तसूरू, तुम क्या सोचते हो? इस्पाती कंकाल वाले कांग ने युवा वाइस एडमिरल तसूरू की ओर देखा और कहा। तसूरू ने भौहें सिकोड़ी। ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में हमारी सैन्य ताकत पहले से ज्यादा नहीं है। अब जब इतने सारे लोग एक साथ खत्म हो चुके हैं और ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में अब उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति नहीं बची है, तो मुझे डर है कि हम रॉक्स पायरेट्स के उत्पाद के बारे में कुछ नहीं कर सकते। वाइस एडमिरल तसूरू ने विश्लेषण किया। अब नौसेना मुख्यालय की ताकत भी बहुत बिखरी हुई है। उत्तरी सागर में जर्मा 66 के कारण ज़ेफा वर्तमान में इसे दबा रहा है। पश्चिमी सागर में 8 खजाना नौसेना फिर से उत्पात मचा रही है और दक्षिण सागर में विभिन्न देश भी अस्थिर हैं। इसके अलावा ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग से लौटे रोजा पायरेट्स भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं और दुनिया भर में दौड़ रहे हैं। नौसेना मुख्यालय के पास अब ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में लड़ने की ताकत नहीं है। वाइस एडमिरल तसूरू ने चिंतित होकर विश्लेषण किया। मुझे रोजा को पकड़ना होगा। रोजा के बारे में सुनते ही गैप तुरंत बाहर कूद पड़ा, जिससे सभी लोग डर गए। धमाका, बैठ जाओ। स्टील के कंकाल के साथ कांग ने मेज पर जोर से पटक दिया और कहा। कोंग द्वारा डांटे जाने के बाद गैप ने अपना सिर सिकोड़ लिया और बैठ गया। दृश्य पुनः शांत हो गया। वर्तमान नौसेना मुख्यालय उतना शक्तिशाली नहीं है जितना भविष्य में होगा। केवल एक एडमिरल है, स्टील कंकाल वाला कोंग, और कोई नौसेना मार्शल नहीं है। केवल 1 दर्जन वाइस एडमिरल हैं जिन्हें पूरी दुनिया में फैलाना पड़ता है। वर्तमान नौसेना मुख्यालय को बहुत खाली कहा जा सकता है। अन्यथा रॉक्स पायरेट्स को इतने लंबे समय तक उत्पात मचाने की अनुमति नहीं दी जाती। जैसे ही स्टील के कंकाल वाला कांग बोलने वाला था, टकराना। संदेशवाहक कर्नल जल्दी से अंदर आया। रिपोर्ट, विश्व सरकार से समाचार। कर्नल ने दस्तावेज एडमिरल को सौंप दिया और बाहर चले गए। स्टील के कंकाल वाले कांग ने भौहें सिकोड़ी। इस समय विश्व सरकार क्या चाहती है? दस्तावेज खोलने के बाद स्टील के कंकाल वाले कांग का चेहरा बदल गया। उन्होंने इसे अन्य 3 लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया। सेनेगोकू और तसूरू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। केवल गैप उदासीन दिखे। रॉक्स पायरेट्स ने एक और मजबूत व्यक्ति की भर्ती की है, आपको क्या लगता है? स्टील के कंकाल वाले कांग ने सभी से पूछा। 3 में से केवल 2 ने ही हल्की सी भौहें सिकोड़ी। नहीं बोला, छोड़ो, पहले इनाम घोषित कर देते हैं। उसके लिए कितना इनाम उचित है? स्टील के कंकाल वाले कांग ने पूछा। 300 मिलियन। उसकी ताकत को देखते हुए उसे तलवारबाज होना चाहिए। 300 मिलियन ठीक है, सेनेगोकू ने कहा। तसूरू ने भी सिर हिलाया। गार्ड उदासीन दिखे। ठीक है, तो 300 मिलियन। स्टील के कंकाल वाले कांग ने सिर हिलाया और इनाम जारी करने के लिए दूत को बुलाया। इस इनाम के साथ यह खबर भी थी कि नौसेना की G8 शाखा नष्ट कर दी गई। ... अतिरिक्त नौसेना की G8 शाखा रॉक्स पायरेट्स द्वारा नष्ट कर दी गई और कोई भी नौसेना नहीं बची। रॉक्स पायरेट्स में नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। रॉकफेलर चार्लोट, तलवारबाज, 300 मिलियन बैरीज का इनाम, जिंदा या मुर्दा, रॉक्स के 8वें डिवीजन का कप्तान। जैसे ही समाचार पक्षियों ने इस समाचार पत्र को पूरी दुनिया में भेजा, जिसने भी इसे देखा वह पागल हो गया। महत्वाकांक्षी लोग एक के बाद एक समुद्र में चले गए, जबकि साधारण लोग चिंतित रहे। इस अखबार ने अनगिनत लोगों को पागल कर दिया। ... लानत है, मॉर्गन्स को ऐसा करने किसने दिया? मेरे लिए मॉर्गन्स को गिरफ्तार करो। विश्व सरकार के कर्मचारी तब नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि नौसेना की G8 शाखा के विनाश की खबर हर जगह फैल गई है। नौसेना को समुद्री डाकुओं को खदेड़ने के लिए ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में प्रवेश करने का आदेश दें। विश्व सरकार के उच्च अधिकारी क्रोधित थे। नौसेना का भी समय अच्छा नहीं चल रहा था। एक के बाद एक अनगिनत प्रश्न आए। इस्पाती कंकाल वाला कांग भारी दबाव में था। स्टील के कंकाल के साथ कोंग ने पिछले कर्मियों को फिर से बैठक के लिए बुलाया। इस बार विश्व सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मुझे नौसेना मुख्यालय का नेतृत्व करते हुए ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए कहा गया।
इस बार मैं सेंगोकू गार्ड और कई मुख्यालय वाइस एडमिरल ग्रांड लाइन पर जाएंगे। तसुरू, तुम नौसेना मुख्यालय में रहकर समग्र स्थिति का प्रभार संभालो। इसके बाद स्टील के कंकाल के साथ कांग ने आदेश जारी किया। पूरा नौसेना मुख्यालय उबल पड़ा। नौसेना मुख्यालय में खड़े सभी बेड़े ने एक के बाद एक कार्रवाई की। स्टील के कंकाल के साथ एडमिरल कांग ने 7 या 8 वाइस एडमिरल और 1 दर्जन से अधिक रियर एडमिरल को साथ लेकर उड़ान भरी और मॉर्गन्स ने एक पल में ही यह खबर दुनिया भर में फैला दी। इससे विश्व सरकार और भी अधिक नाराज हो गई। मॉर्गन्स को गिरफ्तार करने के लिए CP0 भेजा गया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V 1.6.8। समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू परिवार का निर्माण अध्याय 20 WTR LAB।